में आज भी तुम उतनी ही भोली हो जितनी पहले थी। अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था। वो वक्त कुछ और था और ये वक्त कुछ और है, लेकिन सच बस इतनी सी है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं किया। और फिर अपनी गंदी नज़रों से जाह्नवी के शरीर को देखते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हारे इस खूबसूरती के साथ खेलना चाहता था, लेकिन तुमने तो मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दी, बल्कि उस अविनाश के बिस्तर पर चली गई जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता था, जिससे मेरी ये ख्वाहिश भी अधूरी रह गई तुम्हें पाने की। मैंने तो जब से तुम्हें देखा था तब से मैंने तुम्हारे इस मखमल से शरीर के साथ खेलना चाहा। और मजे की बात तो ये थी कि तुम उस समय तो तुम वर्जन थी, लेकिन अब तुम किसी का झूठा बना चुकी हो। और अर्थ सचदेवा कभी भी किसी का झूठ नहीं खाता। और वैसे भी मैंने कभी तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं किया था, बल्कि मुझे तो उस दिन से ही तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर से नफरत हो गई थी जिस दिन उस अविनाश राठौर ने तुम्हें छुआ था। और फिर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी जैसी गंदी लड़की को मैं नज़र भर कर भी देखता बिल्कुल भी नहीं। बस मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि मुझे तुम्हारे नाम वो 50% शेयर चाहिए थे जो एम कंपनी के थे। ये बोल ग्रंथ जाह्नवी का चेहरा दूसरी ओर झटक देता है। जाह्नवी अर्थ के मुंह से यह सारी बात सुन मानो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। आखिर उसने अर्थ के लिए ना जाने क्या कुछ नहीं किया था। उसे तो लगता था कि अर्थ उसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन आज जब वो अर्थ की सच्चाई अपनी आंखों से देख रही थी तो उसे खुद से ही नफरत हो रही थी कि आखिर कैसे उसने ऐसे गिरे हुए इंसान से प्यार किया, क्योंकि उसके प्यार के लायक ही नहीं था। लेकिन तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आवाज़ पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी थी। वो एकदम से अपनी नज़रें उठाकर ऊपर देखी है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और उसमें एक उम्मीद झलकने लगती है, क्योंकि सामने आ रही लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया थी, जाह्नवी की सौतेली बहन। और उसे लग रहा था कि वो उसे यहाँ बचाने आए हैं, लेकिन जिया तो जाह्नवी को इस तरह देख मुस्कुराती है और एकदम से अर्थ की बाजू को पकड़ते हुए कहती है, बेबी क्या हुआ, अब तक तुमने इसका काम तमाम नहीं किया। आखिर चलो ना, कब तक इस मनहूस लड़की की वजह से इस जंगल में रहना पड़ेगा। अब तो रात भी काफ़ी हो गई है, जल्दी से इसको ख़त्म करो, आखिर हमें मुंबई के लिए निकलना भी तो है। जाह्नवी जिया की यह बात सुन मानो एकदम से हैरान रह गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ उसकी बहन उसके बारे में ये सब बोल रही है। कल तक जो उसे जान से ज़्यादा प्यार करती थी, आज वो उसी के खिलाफ है। अर्थ मुस्कुराते हुए जिया के चेहरे पर प्यार से किस करते हुए कहता है, बेबी डॉन ती वरी बस काम हो ही गया, पेपर्स पर तो हमने पहले ही साइन ले चुके हैं और अभी हमारे किसी काम की नहीं। तो जिया मुस्कुराते हुए कहती है, तो देर किस बात की, जल्दी करो ना। वही जाह्नवी जिसका कर दर्द से घूम रहा था, उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी, क्योंकि उसे एक हफ्ते से इस जंगल में एक काल कोठरी में कैद करके रखा गया था जहां पर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। और आज जब वह यहां से भाग रही थी तो यहां पर उसे अर्थ और जिया का असली चेहरा दिखाई दिया। कि तभी जिया जाह्नवी के पास आते हुए कहती है, तो मेरी प्यारी बहना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें आखिरी बार देख रही हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारी बॉयफ्रेंड का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। वैसे तुम तो वैसे भी मरने वाली हो, तो तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम जो इतने सालों से अपनी माँ के कातिलों को ढूंढ रही थी, उनका कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरी मॉम ही है। उन्होंने खुद अपने ही हाथों से तुम्हारी मॉम को सीढ़ियों से धक्का देकर जान से मारा था। उसके बाद उन्होंने तुम्हारे डैड से शादी कर ली और तुम्हें ही तुम्हारे पिता के खिलाफ कर दिया, जिसकी वजह से तुम हमेशा ही उनसे नफरत करती रही और तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारी मौत के पीछे उन्हीं का हाथ है। और एक बात और कहूँ, अविनाश तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता था, जिसे तुमने खुद ही अपने हाथों से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वो तो तुमसे इतना प्यार करता था कि वो जानता था कि तुम उससे किस पेपर्स पर साइन करवा रही हो, उसके बावजूद भी उसने बिना कुछ सोचे समझे उन पर साइन कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया, जिसकी बर्बादी की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो। ये बोल वह जोर जोर से हंसने लगी। वही जाह्नवी अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जी गायत्री को वह अपनी माँ मानती थी, उसी गायत्री ने उसकी माँ को मारा था। और इतना ही नहीं, इन लोगों के बहकावे में आकर उसने इतनी बड़ी गलती कर दी और अविनाश को बर्बाद कर दिया। जाह्नवी को तो अब जैसे सांस भी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि जिस कातिल को वो आज तक घर के बाहर ढूंढती रही, असल में वह तो उसके घर पर ही था। सच में आज जाह्नवी को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ तो उसे अविनाश के लिए हो रही थी, जिसके साथ उसने अनजान में न जाने क्या कर दिया। अपनी बेवकूफ़ी के चलते में आकर, वह भी उन लोगों के बहकावे में आकर जिसे उसने अपना माना। आखिर उन्हीं लोगों ने उसके पेट में खंजर घोंपा था कि तभी एकदम से बारिश शुरू हो गई, जिससे अब जिया गुस्से से कहती है, क्या ग्रंथ अब और कितना टाइम लगाओगे, जल्दी से अपना काम खत्म करो, हमें वापस भी जाना है। ये बोल वो मुस्कुराकर ग्रंथ की तरफ देखती है तो ग्रंथ भी मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, मैं भी कब से इसके करने का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद वह अपने आदमियों को इशारा करता है तो उसके पीछे खड़े लोग जल्दी से जाह्नवी को उठाते हैं और कर में बिठा देते हैं, जिस कर का ब्रेक फेल था, और फिर उसे कर को धक्का दे देते हैं। वही जाह्नवी अपनी बंद खुली आंखों से बस ग्रंथ और जिया को ही देख रही थी, जिनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। और फिर एकदम से गाड़ी बिना ब्रेक की होने की वजह से अपने आप ही चलते चलते एक पेड़ से टकरा जाती है और जिया की वहीं मौत हो जाती है।
6 घंटे बाद अभी भी बारिश नहीं रुकी थी, बल्कि बहुत जोर जोर से बारिश हो रही थी। हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। अविनाश वे शुद्ध सा होकर अपनी बाहों में जिया की लाश लेकर बारिश में खड़ा था। वही उसके पीछे अर्नव उसे समझा रहा था कि सर, मैडम मर चुकी है, हमें उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। लेकिन अविनाश खोलकर गुस्से से अर्नव को देखता है, जिससे उसका चेहरा एकदम से काला पड़ जाता है और वह घबराहट से एक कदम पीछे हो जाता है। अविनाश ने जिया को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा रखा था। वह उसके बेजान शरीर को अपनी बाहों में लेकर खुद में ही बड़बड़ा रहा था, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुमसे कहा था ना कि हम दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। उसके बावजूद भी तुम कैसे मेरे साथ धोखा कर सकती हो? कैसे तुम मुझे छोड़कर पहले जा सकती हो? ऐसा नहीं होगा। जिसने भी तुम्हारी जिंदगी ली है, मैं उसे चैन की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। कि तभी अविनाश के गॉड्स जिया और अर्थ को पकड़ कर ले आते हैं, जिन्हें देख अविनाश के चेहरे पर ट्रेवल स्माइल आ जाती है और वह जिया के शरीर को उनके सामने लेटते हुए कहता है, देखो तुमने मेरी जानवी को क्या से क्या कर दिया और इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलकर रहेगी। तो जिया, जिसकी हालत पहले ही खराब हो चुके थे, और वही ग्रंथ को भी अविनाश के गार्डों ने मिलकर काफी ज्यादा मारा था, जिससे उसकी हालत भी बहुत खराब लग रही थी। जिया गुस्से से चिल्लाकर कहती है, तुम अभी भी उसकी लड़की के लिए पागल हो। वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, उसके बावजूद भी तुम उसकी लाश को लेकर हमसे बदला लेने आए हो। क्या तुम पागल हो चुके हो पूरी तरह से? तो अविनाश गुस्से से चिल्लाते हुए कहता, हाँ मैं हो चुका हूँ पागल। तुम दोनों ने मिलकर मुझसे मेरी जानवी को छीन लिया। अब मैं तुम दोनों की सांसें छीन लूंगा। ये बोलते हुए वह गुस्से से अपनी गन से उन दोनों को ही शूट कर देता है। वही जानवी की आत्मा अविनाश की सनक देखकर अभी भी डर रही थी, जबकि वह जानती थी कि अविनाश कैसा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके जाने के बाद भी उसके लिए इतना पागल रहेगा। अविनाश उन दोनों को मरने के बाद उन लोगों की लाश को कुत्तों के आगे डालने के लिए कह देता है और फिर वहां से सभी लोग चले जाते हैं। तो अविनाश घूरकर अर्नव को भी देखता है। तो वो जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि वह अविनाश की सड़क को जानता था कि वह न जाने किस पाल क्या कर बैठे, लेकिन न चाहते हुए भी उसे वहां से जाना पड़ता है और अब वहां पर जानवी और अविनाश ही रह गए थे। अविनाश जानवी की लाश के पास आकर उसके सर को अपनी गोद में रखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बदला ले लिया, लेकिन अब मेरा जीने का कोई मकसद नहीं रहा। अगर तुम इस दुनिया में नहीं हो तो मैं भी नहीं रहूंगा। जानवी उसकी यह बात सुन घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अविनाश को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि जानवी अब मर चुकी थी और उसकी आत्मा चाहकर भी अविनाश को रोक नहीं सकती थी। वह बस चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुम खुद को मत खत्म करो। आखिर क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खत्म करो। मैं चाहती हूँ कि तुम जियो और एक नई तरह से अपनी जिंदगी शुरू करो। लेकिन बेचारी जानवी बस कोशिश ही करती रह जाती है, लेकिन वह अविनाश को छू भी नहीं पा रही थी। भी अविनाश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और वह जानवी का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए गन को अपने माथे से लगाते हुए से खुद को भी सूट कर लेता है। और वहीं पर अविनाश भी जानवी का नाम लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस खत्म कर देता है। जानवी की आत्मा अविनाश को इस तरह सुसाइड करता देख एकदम से धाम से जमीन पर बैठ जाती है। वह नहीं चाहती थी कि अविनाश खुद को इस तरह खत्म करे। आखिर उसने 2 साल तक कभी भी अविनाश के प्यार को नहीं समझा। वह हमेशा ही उससे नफरत करती थी और उसकी नफरत पल पल बस बढ़ती जा रही थी। लेकिन आज उसे अपनी सारी गलतियां याद आ रही थी और उसे समझ आ चुका था कि इस दुनिया में अगर कोई उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था तो वह सिर्फ अविनाश ही था, जिसकी उसने कभी परवाह नहीं करी। और आज उसे सबसे ज्यादा तकलीफ उसी के लिए हो रही थी। वो अविनाश के शरीर के पास बैठकर रो रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि खून हर तरफ बस फैलता जा रहा था। कि तभी जानवी आसमान से हो रही बारिश में दोनों की लाश पड़ी हुई थी और जानवी को बार बार बस अविनाश की कही हुई बातें ही याद आ रही थी कि कैसे वह हमेशा बस यही कहता था कि अगर तुम नहीं तो मैं नहीं, तुम्हारे बिना मेरी सांसें एक पल भी चले यह मुझे गवारा नहीं। अविनाश ने जब ये बात जानवी को कही थी तो उसे बस यही लगा था कि वो बस यूं ही उसे कह रहा है और उसने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उससे उम्मीद नहीं थी कि उसके कहे हुए हर एक लफ्ज़ बिल्कुल सच थे। उसके बिना भी उसने सिर्फ उसके दुश्मनों की जान लेने के लिए ही अपनी सांसें बचाई थी। जानवी आज खुद को सबसे ज्यादा बुरा इंसान मान रहे थे, क्योंकि उसने हमेशा ही अपने सामने सच को अनदेखा कर दिया और झूठ जिसे वह हमेशा ही सच समझती रही। जानवी और भी ज्यादा तेज तेज रोने लगती है। आसमान की तरफ देखकर अपने घुटनों के बल बैठकर कहती है, काश मैंने समय रहते अविनाश के प्यार को समझा होता तो आज ऐसा नहीं होता। काश मैं अपनी सारी गलतियों को सुधार पाती। वो खुद के किए हुए गलतियों पर आज बहुत ज्यादा पछता रही थी और भगवान से एक मौका मांग रही थी। कि तभी आसमान से एक बिजली कड़कते हुए आती है और सीधा जानवी की आत्मा पर पड़ती है। दूसरे ही पल जानवी की आंखें एकदम से खुलती है और एकदम से वह उठकर बैठ जाती है और फिर अपने आसपास देखते हुए हैरानी से कहती है, यह मैं कहाँ हूँ? और फिर खुद के हाथ पैर को देखते हुए कहती है, मैं जिंदा हूँ। और फिर अपने आसपास सामान को छुपा रही थी है तो वो एकदम से खुश हो जाती है। कि तभी उसे कान में किसी की बर्फ से ठंडी आवाज पड़ती है, जिसे सुन जानवी के चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ जाता है और वह नजरें उठाकर अपने सामने देखती है तो उसके चेहरे पर मिक्स इमोशंस नजर आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी, क्योंकि अपने सामने खड़े शख्स को देख उसकी आंखें नम हो गई थी। CH2 मौत के दर्शन होती है, शादी के दर्शन हो रहे हैं।
जानवी अपनी नाम आंखों से अपने सामने खड़े अविनाश को देख मानो जैसे अपनी सारी तकलीफें एक पल में भूल गई थी। उसे लग रहा था कि अविनाश हमेशा के लिए उसके पास आ गया है। वो उसे गले लगाना चाहती थी और उसे अपनी सारी गलतियां की माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करती है तो उसे अपने हाथों में तेज दर्द महसूस होता है। वह अपने हाथ पैर नहीं ला पा रही थी, जिससे वह एकदम से घबराहट के साथ अपने हाथों को देखते हैं जो जंजीरों से बंधे हुए थे और उसके दोनों पैरों में जंजीर थी। वही अविनाश गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, आखिरकार तुम होश में आ ही गई। अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम मुझे अब दूर भागती हो। तुम्हें तो मेरा होना ही होगा, जीते जी और मरने के बाद भी। जानवी अविनाश का गुस्सा देखा थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे रिलैक्स करते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ भाग रही हूँ? और यह मेरे हाथ पर तुमने क्यों बंधे हैं? इन्हें खोलो, मुझे दर्द हो रहा है। ये बोल जानवी अपने हाथों को और पैरों को खींचने लगते हैं, लेकिन वह लोहे की बेड़ियां इतनी मजबूत थी कि वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी और ना ही उसे समझ आ रहा था कि आखिर अविनाश उसके साथ ऐसा कर क्यों रहा है। लेकिन तभी उसका दिमाग एकदम से ट्रिगर होता है और एकदम से वह अविनाश को देखते हुए कहती है, तो तुमने ये शेरवानी क्यों पहनी है? तो अविनाश गुस्से से जानवी के पास आकर उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ दबाते हुए कहता है, क्या हुआ? अब ऐसे अनजान और भोली बनने की कोशिश क्या कर रही हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम उस अर्थ के लिए भागी थी ना शादी से, अब देखो तुम तो मेरे पास ही हमेशा के लिए रहोगी, मेरी कैद में, चाहे तुम्हारी मर्जी हो ना हो, लेकिन तुम्हारे उस आशिक को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई अविनाश राठौर की वुमेन पर अपनी गंदी नज़र डालने की? इसका प्राइस तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। वहीं जानवी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अविनाश का क्या रहा है, लेकिन उसकी कही हुई बातें ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी सुनी हो। उसके कहे हर एक शब्द बिल्कुल सिमिलर थे और उसके चेहरे के भाव भी बिल्कुल वैसे ही। ये सोचते ही एकदम से वह खुद को देखती है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो अभी दुल्हन के जोड़े में थी और फिर एक नज़र कैमरे की तरफ देखती है, जिससे उसके दिमाग में सब कुछ किसी मूवी की तरह घूमते हुए नजर आता है। और फिर वो मन ही मन बड़बड़ाती है, क्या मैं जिंदा हूँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ मूवीज में होता है, रियलिटी में थोड़े ना। लेकिन फिर भी जानवी एक बार कंफर्म करना चाहती थी कि क्या वह जो सोच रही है वह सही है या गलत, जिसका बस एक ही रास्ता था, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि ऐसा ही तब हुआ था जब वह के बीच मंदिर से ही भाग गई थी और फिर अविनाश ने उसे पकड़ लिया था और इसी तरह से वेडियो से बांध दिया था और 6 महीना तक तो उसने उसे इसी कमरे में कैद कर दिया था और फिर जबरदस्ती शादी कर ली थी अर्थ की जान की धमकी देकर। और जानवी ने अर्थ के लिए ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि उसे समय जानवी को अर्थ का असली चेहरा नहीं पता था और ना ही उसकी मक्कारी। लेकिन अभी उसके सामने अविनाश खड़ा था जिसने उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने उसको कभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी और हमेशा ही उसे नफरत करती रही। अविनाश जानवी को ऐसे कहीं खोया हुआ देख सोचता है कि वह शायद अर्थ के बारे में सोच रही है, इसलिए उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती है और वह एकदम से जोर से जानवी के चेहरे को दबाता है, जिसे जानवी अपने होश में आ जाती है और एकदम से अविनाश को देखती है जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। जानवी थोड़ा हिचकी चाहते हुए कहती है, क्योंकि उसे अभी भी अविनाश के गुस्से से डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही अविनाश जानवी के कहे ये 3 शब्द सुनता है तो उसके चेहरे के भाव एकदम से अजीब हो जाते हैं। उसे मानो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जानवी ने यह उसे ही कहा है, क्योंकि अविनाश कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जानवी कभी उससे ऐसा भी कुछ कह सकती है। लेकिन वो अभी भी अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं लाता और इस सख्ती के साथ कहता है, क्या कहा तुमने? इसका मतलब जानती हो ना तुम? तो जानवी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं बच्ची थोड़ी ना, मुझे नहीं पता होगा। लेकिन अभी भी अविनाश को जानवी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह अपनी आंखें छोटी कर कहता है, कहीं तुम्हारा ये कोई नया ड्रामा तो नहीं है? तो जानवी अविनाश की है बात सुन मुंह बनाते हुए कहती है, क्या तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ या ड्रामा कर रही हूँ? प्लीज मेरे हाथ खोलो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं सच कह रही हूँ, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। प्लीज इन जंजीरों को खोल दो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी। इनफैक्ट मैंने जितने भी आज तक गलतियां की है उन सभी के लिए मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अविनाश जानवी का ऐसा बदला हुआ रूप देख न जाने क्यों हजम नहीं कर पा रहा था। वह उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है, तुम मुझसे माफी मांग रही हो अपनी सारी गलतियां की? तो जानवी बच्चों जैसी शक्ल बनाकर हाँ में अपना सर हिला देती है, जिसे देख अविनाश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और वह एकदम से जानवी के करीब आ जाता है, जिससे जानवी की दिल की धड़कन है तो एकदम से बढ़ जाती है। कि तभी अविनाश उसके कान में धीरे से कहता है, तो ठीक है फिर, जो तुमने अभी कहा है उसे पर रिग्रेट मत करना। ये बोल अविनाश जानवी से दूर हो जाता है और उसकी हथकड़ियां खोल देता है, जिससे जानवी तो अपनी कलाई को सहलाते हुए कहती है, हाय मेरी कलाई, क्योंकि उसकी दोनों ही कलाइयां लाल पड़ चुकी थी और उसमें अभी भी दर्द हो रहा था, क्योंकि लोहे की जंजीर काफी ज्यादा भारी थी। लेकिन तभी इतने में अविनाश एकदम से जानवी को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे जानवी तो थोड़ा हैरान हो जाती है और वह हैरानी से अविनाश को ही देखने लगती है जिसने उसे यूं अचानक से गोद में उठा लिया था और अब वो उसे लेकर कमरे से बाहर जाने लगता है। जानवी हैरानी से अविनाश को देखकर मन ही मन कहती है, आखिर अभी करने क्या वाला है? कहीं मैंने इसे एक साथ इतना सब कुछ बोलकर ट्रिगर तो नहीं कर दिया और यह मुझे पनिशमेंट देने के लिए लेकर जा रहा है?
जिसे जानवी एकदम से हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं प्लीज़ मुझे नीचे उतरो, मुझे तुम्हारे साथ उसे रूम में नहीं जाना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे नीचे उतरो। ये बोल जानवी अपने हाथ पर हवा में हिलने लगती है, लेकिन अविनाश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बिल्कुल पत्थर की तरह बिना किसी भाव के उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और कुछ ही देर में वो उसे हाल में ले आता है जहाँ पर शादी का मंडप लगा हुआ था। जानवी शादी के मंडप को देख हैरान हो जाती है कि तभी अविनाश उसे नीचे उतार देता है। तो जानवी इधर उधर कर अपनी आंखें घूमने लगती है, क्योंकि अभी भी सब कुछ पहले की तरह ही सजा हुआ था, बस यहाँ पर कोई नहीं था। तो वो पंडित जी थे, बस ले देकर उन्हें की कमी थी, और हर जगह काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स जो हमेशा की तरह पत्थर की मूरत बन खड़े थे। कि तभी अर्नब भागते हुए आता है और वो अविनाश को देख कुछ कहने वाला था कि तभी अविनाश की सर्द आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, 5 मिनट के अंदर अंदर पंडित जी मुझे चाहिए, शादी आज ही होगी और इसी मंडप में। जिसे सुनकर जानवी भी एकदम से हैरान रह जाती है। वहीं कुछ ही देर में पंडित जी को भी उठा लाया गया और अब मंडप में जानवी और अविनाश बैठे हुए थे और पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ रहे थे। जानवी मन ही मन कहती है, मौत के दर्शन होते इसीलिए शादी के दर्शन हो रहे हैं। आखिर भगवान जी आपने मुझे दोबारा मौका क्या इसीलिए दिया था, कम से कम अगर दे ही रहे थे तो अविनाश के गुस्से को थोड़ा कम करके देते, इसका गुस्सा तो अभी भी पहले की तरह ही हाई फाई है। ये बोल वो ऊपर की तरफ देखती है और फिर अपने बगल में बैठे आयुष्मान को, जो अभी भी बिल्कुल किसी रोबोट की तरह उसके बगल में बैठा था और हर तरफ बस शादी के मंत्र गूंज रहे थे। ओम मंगलम भगवान विष्णु कल्याणम साक्षात नमस्ते नमो नमः, और फिर सिंदूरदान, मंगलसूत्र और फिर फेरे के 7 वचन के साथ अविनाश और जानवी की शादी पूरी हो जाती है। जानवी तो अभी भी थोड़ी हैरान थी, वही आयुष्मान के चेहरे पर अभी भी सर्द भाव थे, लेकिन दिल में उसे गर्माहट महसूस हो रही थी, क्योंकि जानवी आज उसकी हो गई थी। वह जानवी की तरफ देखा है जो अभी भी हैरान नजर आ रही थी, लेकिन अविनाश को सबसे बड़ी हैरानी तो इस बात की थी कि जानवी ने इस बार कोई तमाशा ये बखेड़ा खड़ा नहीं किया, बस शांति से जो हो रहा था बस चुपचाप देख रही थी, जो उसके लिए थोड़ा अजीब था। लेकिन अविनाश इस बात से बहुत खुश था कि फाइनली उसकी शादी जानवी से हो गई। वह जानवी के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र देखा है और फिर उसके मांग में अपने नाम का सिंदूर जो उसने अभी ही उसकी मांग में भरा था, जो थोड़ा सा जानवी की नाक पर भी गिर गया था। वो अब पूरी तरह से सुहागन लग रही थी, जैसे कोई खूबसूरत सी गुड़िया, बेहद खूबसूरत। लेकिन उसकी इस खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ कोई और नहीं था, क्योंकि आयुष्मान के परिवार के नाम पर सिर्फ उसके दादाजी ही थे जो कोमा में थे, और जानवी का परिवार जिनमें जानवी के पिता, जिसे अविनाश ने तो लगभग मार ही दिया था, लेकिन शायद उनकी किस्मत ज़्यादा अच्छी थी इसीलिए वह बच गए। लेकिन अब वह अस्पताल में एडमिट थे और उनके कंडीशन स्टेबल थी, लेकिन चोट काफ़ी ज़्यादा आई थी, जिसकी वजह से उन्हें 2 से 3 महीने तो हॉस्पिटल में ही गुजारने होंगे। वही जानवी की सौतेली माँ और बहन, वह लोग तो अपने घर पर खुशियाँ मना रही थी, यह सोचकर कि जानवी को अब अविनाश छोड़ेगा नहीं। जानवी पंडित जी की तरफ देख कहती है, क्या सच में हमारी शादी हो गई? तो पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बिटिया, अब तुम विवाहित हो। ये सुनकर तो जानवी मुस्कुराते हुए अविनाश को देखते हैं, जिसके चेहरे पर हमेशा ही कोल्ड एक्सप्रेशन रहते थे। वो एकदम से अविनाश को गले लगाते हुए खुशी से कहती है, तुम कितनी जल्दी मेरे पति बन गए। वही सभी लोग जानवी की ऐसी हरकत देख बिल्कुल शौक हो जाते हैं। वही अर्नब तो अपनी आंखों को मसलते हुए दोबारा खोलकर अपने सामने के नज़ारे को देख रहा था, जैसे मानो उसे खुद की आंखों पर यकीन ना हो रहा हो, क्योंकि सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था कि कल तक जो लड़की अविनाश से सिर्फ दूर भागती थी अब उसे लिपट रही है। वही जानवी बच्चों जैसी शक्ल बनाकर अविनाश से तो अलग होते हुए कहती है, मुझे नींद आ रही है, और फिर से उससे लिपट जाती है, जिसे जानवी का सर अब अविनाश के सीने पर था, जिससे अविनाश के दिल की धड़कनें भी एकदम से बढ़ गई थी। उसे सच में आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वहीं पहली बार ऐसा हुआ था जब जानवी खुद से उसके इतना करीब आई थी, नहीं तो हमेशा ही अविनाश खुद ही फोर्सफुली उसके करीब जाता था, लेकिन जानवी हमेशा ही उसे मुंह फेर लेती थी। CH3 मेरा भरोसा जीतकर मुझसे दूर भाग सको। अविनाश जानवी को गोद में उठाते हुए रूम में ले आता है और बिस्तर पर लेटाते हुए बिल्कुल सर्द आवाज में कहता है, आराम करो, और फिर वहां से जाने लगता है कि तभी जानवी एकदम से अविनाश का हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचती है, जिससे अविनाश संभाल नहीं पाता और सीधे जानवी के ऊपर ही आ जाता है, जिससे जानवी की तो सांसें एकदम से अटक ही जाती है और वो हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों कर अविनाश को ही देख रही थी। वही अविनाश इमोशनलेस चेहरे के साथ जानवी के चेहरे को ही देख रहा था, जिस पर थोड़ी घबराहट साफ नजर आ रही थी और उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि अविनाश को क्लियरली सुनाई दे रही थी और दोनों की ही सांसें आपस में टकरा रही थी। कि तभी अविनाश जानवी की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें इवनिंग में ही अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करनी है? ये सुनकर तो जानवी का चेहरा एकदम से लाल पड़ जाता है और वो बुरी तरह से घबराते हुए कहती, नहीं नहीं,
मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है, मुझे सोना है, ये बोल जाह्नवी एकदम से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही अविनाश जाह्नवी की ऐसी हरकत देख अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता और वो जाह्नवी के माथे पर हल्की सी किस करते कहता है, डोंट वरी, उसके लिए तुम्हें रात तक का इंतजार करना होगा। ये बोल अविनाश जाह्नवी के ऊपर से उठ जाता है और रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि अभी भी अविनाश को बहुत सारे काम थे और कई सारे हिसाब किताब भी तो चुकाने थे। वही अब जाकर जाह्नवी की सांसें जो अभी मेट्रो की स्पीड से दौड़ रही थी वो अब धीरे धीरे शांत होती है और वो एकदम से अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाते हुए कहती है, ये अविनाश भी ना अभी भी बिल्कुल कोल्ड हार्टेड है, लेकिन इसने फ्लर्ट करना कहाँ से सीख लिया जो इतनी बेशर्मी से मेरे सामने ही फर्स्ट नाइट की बात कर रहा था। क्योंकि जहां तक मुझे याद है आज तक उसने कभी भी मुझे इस तरह की बातें नहीं की थी। इनफैक्ट उसे तो अपना प्यार जताना तक नहीं आता था, बस वह साइलेंटली अपना लव दिखता था, जो कि मेरे इस आधे अधूरे दिमाग में कभी फिट नहीं हुआ। और आज उसने डायरेक्टली कैसे कह दिया, ये बोल बोलकर तो जाह्नवी और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। लेकिन फिर कुछ देर में ही उसे अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है और वो खुद के लहंगे को देखते हुए कहती है, आखिर ये लहंगा भी कितना भारी है और यह इतने भारी भरकम गहने, इन्हें संभालते संभालते तो मैं खुद ही आदी हो गई हूँ। और फिर जाह्नवी अपने गहने निकलते हुए वॉशरूम में चली जाती है और शॉवर लेकर एक ब्लैक कलर की नाइटी पहन लेती है जो कि स्लीवलेस थी और वो उसकी स्थाई तक आ रही थी, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। जाह्नवी बिस्तर पर बैठते हुए राहत की सांस लेते हुए कहती है, अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है, नहीं तो उस लहंगे में तो मेरी जान ही जा रही थी। आखिर मैं ही जानती हूँ कि वो लहंगा कितना भारी था, ऊपर से उसे भारी भरकम गहनों में तो मेरे जैसे दम ही घुट रहा था। और फिर जाह्नवी अपने हाथ पैर पर बेडियों के निशान को देखती है जहाँ उसे अभी दर्द हो रहा था। तो जाह्नवी बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहती है, यह अविनाश भी ना वैसे तो मुझे हमेशा ही कहता है कि मैं उसकी जान हूँ, लेकिन यहाँ तो यह मेरी जान निकलने में एक पल नहीं निकल लगता। क्या हालत कर दिया मेरे सुंदर सुंदर हाथ पैरों की, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। और फिर मुंह बनाते हुए जल्दी से कमरे में मेडिसिन बॉक्स ढूंढती हैं और कुछ देर बाद उसे बॉक्स मिल जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि जब भी जाह्नवी खुद को हट कर लेती थी तो अविनाश हमेशा ही उसे मेडिसिन लगता था। ये याद आते ही जाह्नवी के दिल में एक गर्माहट सी महसूस होती है, क्योंकि जिस प्यार को वो हमेशा ही ढूंढती आई थी आखिरकार उसे वो सच्चा प्यार मिल ही गया। और अब जाह्नवी अपने इस मौके को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना चाहती थी और जो प्यार हमेशा से अविनाश उसे चाहता था वह प्यार वह उसे देगी और साथ ही अपने सारे दुश्मनों को एक एक कर बर्बाद कर देगी, जिन्होंने मिलकर उसकी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और हमेशा ही उसे अविनाश के खिलाफ भड़कते रहते थे। जाह्नवी अपनी चोटों पर मेडिसिन अप्लाई करती है और फिर बॉक्स को बंद कर खुद से ही कहती है, खेल तो अब शुरू होगा उन सभी की बर्बादी का जिन्होंने मुझे बर्बाद किया था। और सबसे नंबर 1 पर तो ग्रंथ तुम हो, जिसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और साथ ही तुम्हारी वो पिया जिसे बहुत शौक है ना दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने का, अब मैं बताती हूँ कि आखिर कैसे किसी को बर्बाद किया जाता है। ये बोलते हुए जाह्नवी के चेहरे पर भी एक ड्राइविंग स्माइल आ जाती है और फिर वो बिस्तर पर लेटे हुए खुद से ही कहती है, आज के बाद से तुम सभी जाह्नवी का एक नया रूप देखोगे। ये बोलते हुए जाह्नवी के चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। रात के 9 बजे अविनाश कमरे में आता है तो उसने अभी भी वही शेरवानी पहनी हुई थी और उसके कपड़े पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल। अगर उसे इस हालत में कोई भी देखता तो एकदम से घबरा जाता, क्योंकि वो अभी बिल्कुल किसी सीरियल किलर की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, जिससे उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी करेगी, वो तुम्हें एक दिन छोड़कर चली जाएगी बहुत दूर, इतनी दूर कि तुम कभी उसे पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम एक जानवर हो, जानवर जिसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। अविनाश के दिल में जैसे जलन सी हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में 1000 सुइयां किसी ने एक साथ चुभा दी हो। कि तभी उसकी नज़र बिस्तर पर सो रही जाह्नवी पर चली जाती है, जो हमेशा की तरह बिल्कुल अजीब तरह से सो रही थी, जिसकी वजह से उसकी नाइटी थोड़ी ऊपर हो रखी थी और उसकी गोरी टांगें जो पहले ही आंधी दिख रही थी वो अब और भी ज़्यादा दिख रही थी, जिसे देख अविनाश की आंखें ठंडी पड़ जाती है और वो जाह्नवी के पास जाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि वह जाह्नवी को बिल्कुल भी हट नहीं करना चाहता था। वही जाह्नवी भी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और वॉशरूम के दरवाजे को देखने लगती है, जो एक जोर की आवाज़ के साथ बंद हुआ था और अब वहां से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। जाह्नवी अपने चेहरे को हाथ में भरते हुए खुद में ही बड़बड़ाती है, आखिर इसने अभी तक अपने कपड़े चेंज क्यों नहीं किया, जब देखो तब मुझ पर ही बिना बात के भड़कता रहता था और खुद को देखा है कितना केयरलेस है। और फिर खुद से ही अविनाश की बुराई करने लगती है, क्यों कितना ज्यादा रूड, गुस्सैल, घमंडी और न जाने क्या क्या। लेकिन फिर मुंह बनाते हुए कहती है, इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी मेरे लिए थोड़ा सा स्वीट भी है, नहीं नहीं ज्यादा नहीं, बस तुसा। ये बोल अपनी उंगली से थोड़ा ज्यादा करने लगती है। वही अविनाश भी नहाकर बाथटोब पहन अपने बाल को टॉवल से सुखाते हुए वॉशरूम से बाहर आ जाता है, जिसे जाह्नवी जो अभी अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी, एकदम से उसकी नज़र वॉशरूम दरवाजे की तरफ जाती है तो उसकी नज़रें तो एकदम से अविनाश पर ही ठहर सी जाती है। उसके गीले बाल जो अभी थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी काली गहरी आंखें जो रात की तरह बिल्कुल गहरी थी, जिनमें कोई भी लड़की खोना चाहे।
जानवी तो अविनाश को इस तरह देख जैसे किसी दूसरी दुनिया में ही खोसी गई थी। उसका मुंह थोड़ा सा खुला था और आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी करके वह तो बिना पल के झपके अविनाश को ही देख रही थी। वही अविनाश को खुद पर किसी की नजरें महसूस होती है तो वह एकदम से अपनी नजरें उठाकर जानवी को देखता है, जो उसे बहुत बुरी तरह से ललचाई हुई नजरों से घूर रही थी, या फिर ये कहो कि खाने वाली नजरों से देख रही थी। अविनाश जानवी को इस तरह देख एक पल के लिए तो खुद भी अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, लेकिन फिर अपने बालों को सूख रहे तौलिया को एकदम से सोफे पर फेंकता है और जानवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वही जानवी अभी भी बिल्कुल स्टैचू की तरह थी, तो अविनाश थोड़ा सा झुकर जानवी के कान में धीरे से कहता है, क्या वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है? तो जानवी जो अभी एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी वो तो हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देखकर तो अविनाश तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्या सच में? तो जानवी जो अभी ख्यालों में थी वो एकदम से अविनाश की आवाज़ से अपनी होश में आती है और एकदम से अविनाश को इतना करीब देख घबराकर गिरने को ही होती है, लेकिन तभी अविनाश एकदम से उसे संभाल लेता है, जिससे दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, जिससे दोनों की दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज चलने लगती है, जिससे दोनों ही एक दूसरे की आंखों में कुछ पलों के लिए खो से जाते हैं। अविनाश का गला अब थोड़ा थोड़ा सूखने लगा था। वह जानवी के हल्के गुलाबी होठों को देख रहा था, जो कि बिल्कुल किसी गुलाब की पंखुड़ियां की तरह सॉफ्ट थे, जिन्हें वो चूमना चाहता था। इसीलिए अविनाश जैसे ही जानवी के होठों पर अपने होंठ रखने वाला था कि तभी एकदम से जानवी हाथ बढ़कर उठकर सीधे कोने में बैठ जाती है, क्योंकि वो अब और ज्यादा अपने जज्बातों को संभाल नहीं पा रही थी और अविनाश की करीबी से उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि हमेशा ही अविनाश उसे फोर्सफुली किस करता था और अभी जब वो उसे किस करने वाला था तो उसे फिर से वही पुरानी यादें आने लगती है कि कैसे अविनाश से कितना रूडली और रफ किस करता था, जिससे ना चाहते हुए भी जानवी एकदम से घबरा जाती है। वही अविनाश भी जानवी की हड़बड़ाहट देख एकदम से सीधा हो जाता है और जानवी को देखने लगता है, जिसका चेहरा अब नीचे था और वो नीचे की तरफ ही देख रही थी, जिससे अविनाश की आंखें फिर से लाल होने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जानवी उससे नजरें चुरा रही है और वो उसे देखना नहीं चाहती। और न जाने कैसे कैसे उसके मन में ख्याल आने लगते हैं और उसे अर्थ की कही बातें अब सच लगने लगती है और उसके दिमाग में बार बार उसकी बातें ही घूमने लगती है कि वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, जिससे अविनाश की मुठिया एकदम से बंद हो जाती है और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं और वो मन ही मन खुद से कहता है, इसका मतलब वो सच कह रहा था। जानवी, तुम नाटक कर रही थी ताकि तुम मेरा भरोसा जीतकर मुझसे दूर भाग सको, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है ना, उसे मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। वही जानवी घबराहट से अभी भी अपनी नजरें नीचे किए हुए थी, जिससे उसके जज्बात और चेहरे के भाव नजर नहीं आ रहे थे और अविनाश की गलतफहमी पल पल के साथ बढ़ती जा रही थी। CH4 मैं तैयार हूं सबूत देने के लिए। अविनाश को गुस्सा आ रहा था और उसके मन में चल रहे ख्याल जो उसे डरा रहे थे कि जानवी उससे दूर चली जाएगी, यह सोचकर ही वो अंदर से काम जाता है, लेकिन उसके चेहरे के भाव अभी भी बिल्कुल कठोर थे, जिसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में आखिरकार चल क्या रहा है। वही जानवी की नजरें नीचे थी और उसके दिल में एक अलग सा शोर मचा हुआ था, जिस पर वो चाहकर भी काबू नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर जानवी भी अपने दिल पर हाथ रखती है जहां पर उसे तकलीफ हो रही थी और वह मन ही मन कहती है, लगता है भगवान भी मुझे पिछली गलतियों की सजा देना चाहते हैं। जिस तरह मैंने कभी अविनाश पर भरोसा नहीं किया, इस तरह शायद अविनाश को भी मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं अविनाश को खुद पर भरोसा करवा कर ही रहूंगी। और फिर जानवी भी अविनाश की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं तैयार हूं सबूत देने के लिए कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूं और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूं अपनी पूरी जिंदगी। जानवी की बात सुन अविनाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे तो लगा था कि जानवी मुकर जाएगी, लेकिन जानवी तो तैयार थी अपने प्यार का सबूत देने के लिए। अविनाश एकदम से जानवी के बेहद करीब आ जाता है, जिससे अब दोनों के बीच हवा तक जाने की जगह नहीं थी। जानवी अविनाश की आंखों में देख रही थी, जिसकी आंखें अभी भी लाल थी और उसकी आंखों में कई सारे इमोशंस एक साथ नजर आ रहे थे, जिससे जानवी ना चाहकर भी उसकी काली गहरी आंखों में खोती जा रही थी कि तभी अविनाश जानवी को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे जानवी थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि अविनाश जो उसे हमेशा ही गुस्से से खींचते हुए इधर से उधार ले जाता था, अब वो बिना पल के झपकाए ही सीधा गोद में उठा लेता था और उसे बोलने का मौका तक नहीं देता। अविनाश जानवी को कमरे के बाहर लेकर आ जाता है और फिर उसे दूसरे कमरे में ले आता है, जहां पर डिम लाइट की रोशनी पूरे कमरे में बिखरी हुई थी। पूरे कमरे को फूल से सजाया गया था और हर तरफ बस फूलों की धीमी धीमी महक फैली हुई थी और पूरे कमरे में सिर्फ अविनाश और जानवी की तस्वीर ही लगी थी, जो कि अविनाश ने एडिट करके लगवाई थी, जिसमें दोनों ही एक साथ काफी ज्यादा करीब और खुश नजर आ रहे थे। जानवी तो हैरानी से पूरे कमरे को देख रही थी कि तभी अविनाश जानवी को बिस्तर पर बैठता है। वहीं जानवी अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अविनाश चाहता क्या है, और कमरे की डेकोरेशन को देखकर तो उसके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, जिससे वो अंदर तक कांप जाती है, क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म की फर्स्ट नाइट याद आने लगी थी, जब अविनाश ने उसके साथ जबरदस्ती शादी कर ली थी और जानवी ने गुस्से में आकर ढेर सारी नींद की गोलियां एक साथ खाकर पानी से भरे बाथटब में जाकर लेट गई थी और खुशखुशी करने की कोशिश की थी।
लेकिन सही मौके पर अविनाश आ गया था और उसने जानवी को बचा लिया था। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद से अविनाश जानवी पर बहुत नाराज हुआ था और जैसे ही जानवी होश में आई थी अविनाश ने गुस्से में आकर हॉस्पिटल के बेड पर ही पहली बार जानवी के साथ जबरदस्ती की थी, जिसके बाद जानवी को काफ़ी तेज बुखार हो गया था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो एक हफ्ते तक बिस्तर से उठ तक नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी अविनाश पूरे टाइम जानवी के पास ही उसकी आंखों के सामने ही था। यहाँ तक कि एक पल के लिए भी अविनाश ने जानवी पर से अपनी नज़रें नहीं हटाई थी और कंपनी का सारा काम अविनाश वही सोफे पर बैठकर करता था और खाली टाइम में बस जानवी को ही देखता था। लेकिन जानवी के दिल में अविनाश के लिए इतनी नफरत भरी थी कि उसे बस उसका गुस्सा ही नजर आता था, उसका केयर करना, उसका प्यार तो जानवी को कहीं नजर ही नहीं आता था और वो अविनाश से सिर्फ नफरत करती थी। जानवी को आज भी वो दर्द याद था, इसीलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अविनाश इस बार भी उसके साथ वही सब करे। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था कि तभी अविनाश एकदम से जानवी के सामने ही अपने बाथटब की नोट खोलकर नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी अब साफ नजर आने लगती है। वही जानवी की भी हालत अब खराब होने लगी थी और उसे अपने ही फैसले पर अब रिग्रेट हो रहा था कि उसने क्यों अविनाश की बात मानकर उसकी हामी में हाँ भरकर सबूत देने को कह दिया। अब उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। अविनाश की ऐसी हरकतें देखकर उसके माथे से पसीना निकलने लगा था और चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, इसीलिए वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन में खुद को रिलैक्स करने लगती है कि जानवी घबरा मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, अविनाश तुझे इस बार हर्ट नहीं करेगा, आखिर तूने इस बार कोई गलती थोड़ी ना की है, तू टेंशन मत ले। और वैसे भी हर लड़की की लाइफ में ये दिन तो एक ना एक दिन आता ही है जिससे हम प्यार करती है उसे अपना सब कुछ देकर हमेशा के लिए उसके हो जाते हैं, तो इसमें गलत क्या है। आज नहीं तो कल वैसे भी तुझे अविनाश का तो होना ही होगा और यही एक रास्ता है अब जिससे तू अविनाश को भरोसा दिला सकती है कि तू उसकी है और हमेशा ही उसके साथ रहेगी, तो उसके लिए तो तुझे ये करना ही होगा। जानवी खुद को ही दिलासा दे रही थी, जबकि उसके दिल के किसी कोने में वो इन सब चीज़ों के लिए अभी तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके मन में जो डर था वो अभी भी पूरी तरह से गया नहीं था। वही जानवी अब अविनाश को बहुत अच्छे से जानती थी और उसके गुस्से को भी, कि वह अपने गुस्से में किस हद तक जा सकता है। और इस समय अगर उसने अविनाश को मना किया तो शायद अविनाश का गुस्सा वो बिल्कुल भी झेल ना सके, इसीलिए अब जानवी खुद को आगे की सब चीज़ों के लिए खुद को मेंटली तैयार कर रही थी कि तभी उसके कानों में आयुष्मान की बर्फ की ठंडी आवाज़ पड़ी, जिससे जानवी का पूरा शरीर ठंड पड़ गया। क्या हुआ जान, कहीं तुम अपनी बातों से पलटना तो नहीं चाहती ना? सोच लो, अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा अभी फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना भरोसे की। तो जानवी अविनाश की यह बात सुन अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए एकदम से खड़ी हो जाती है और अविनाश के चेहरे को देखने लगती है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जिसे देख ना जाने जानवी के दिमाग में क्या आता है कि वो एकदम से अविनाश के गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए अपने पंजे पर खड़ी होकर जानवी अविनाश के होठों पर किस कर देती है, जिसे अविनाश तो यूं अचानक की किस से कुछ सेकंड के लिए ब्लैक ही हो जाता है। वही जानवी जैसे ही अविनाश से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एकदम से अविनाश अपने दूसरे हाथ से उसके सर को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर पर अपनी पकड़ करते हुए खुद से चिपक लेता है, जिसे जानवी की आंखें तो एकदम से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे अविनाश के ठंडा शरीर की चुहन महसूस हो रही थी, क्योंकि अविनाश ने इस समय सिर्फ नीचे हाफ लोअर पहना हुआ था और ऊपर से कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से उसका चौड़ा सी और सिक्स एप साफ नजर आ रहे थे। इस समय अगर कोई भी लड़की उसे इस तरह दिखती तो बस देखती ही रह जाती। वही अविनाश जानवी को ऐसे ही 10 मिनट तक किस करता है, जिससे अब जानवी की सांस उखड़ने लगी थी। तब जाकर अविनाश जानवी को छोड़ता है। वही जानवी के होठों के किनारों से हल्का हल्का खून निकल रहा था। वो दर्द से अपने होठों के किनारे को छूती है तो उसके मुंह से हल्की सी आ निकल जाती है कि तभी अविनाश जानवी के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? सॉरी तुम्हें हट करने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा प्यार ऐसा ही है जिसमें सिर्फ दर्द और तकलीफ ही है। तो जानवी अपनी नम आंखों से अविनाश को देखने लगती है, जो हमेशा से ही बिना किसी इमोशंस के रहता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर उसे थोड़े गिल्ट वाले एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे, जिसे देख ना जाने क्यों जानवी के दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी कि कहीं ना कहीं किसी कोने में तो अभी भी अविनाश के दिल में उसके लिए वही प्यार बरकरार है जो हमेशा से ही वो अपने इस खड़ूस से चेहरे के पीछे उससे छुपाता था। अविनाश जानवी का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और उसकी हथेली पर एक टैटू मशीन रख देता है, तो जानवी थोड़ा कंफ्यूजन के साथ मशीन को देखती है कि तभी अविनाश बिस्तर पर बैठते हुए जानवी को अपनी गोद में बिठा लेता है और अपने सीने पर उसका एक हाथ रख देता है, जिससे जानवी को उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी और वहीं पर जानवी के नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ था। अविनाश जानवी के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, तुम्हें अपने प्यार का सबूत देना था ना, तो दो और अपने नाम को पूरा करो। तो जानवी एकदम से अविनाश के सीने से अपना हाथ हटा लेती है, जहां पर उसे सिर्फ के लिखा हुआ नजर आ रहा था, जिसे देख उसे याद आता है कि ये तो उसने खुद ही लिखा था, लेकिन वह लिखते समय इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि अपने नाम का पहला अक्षर लिखते ही बेहोश हो गई थी, जिसे देख जानवी के दिल में अविनाश के लिए जो प्यार था वो और ज्यादा गहरा हो रहा था।
कि उसने अभी तक इस टैटू को पूरा करने के लिए उसका इंतजार किया, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसने पिछली जिंदगी में कभी भी अविनाश का ये टैटू पूरा नहीं किया था और ना ही कभी उसका ध्यान इस आधे अधूरे टैटू पर गया था। लेकिन आज अविनाश जाह्नवी के हाथों ही उसके नाम का टैटू पूरा करवा रहा था जो उसने अधूरा छोड़ दिया था। जाह्नवी के हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे थे और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अविनाश के सीने पर अपना नाम लिखे, क्योंकि उसे पता था कि टैटू बनवाने में कितना ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसने भी एक बहुत पहले टैटू बनवाया था अपनी मॉम के लिए जिससे उसे बहुत दर्द हुआ था। लेकिन तभी अविनाश जाह्नवी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर करते हुए कहता है, क्या हुआ जान, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मेरा हो जाए? अब मुझे और वेट नहीं हो रहा, जल्दी से कंप्लीट करो, नहीं तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। जाह्नवी अविनाश की धमकी सुन थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत कर वो मशीन से अविनाश के सीने पर अपना नाम लिखना शुरू करती है। वही अविनाश तो बस जाह्नवी को ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर दर्द की शिकन तक नजर नहीं आ रही थी, बस उसकी आंखें तो जाह्नवी पर ही टिकी हुई थी, जिसका ध्यान पूरी तरह से टैटू बनाने पर था। और उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट भी नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस जगह वह टैटू बना रही थी वह जगह पूरी तरह से लाल पड़ चुकी थी और वहां से हल्का हल्का ब्लड भी आ रहा था। लेकिन अविनाश तो बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर बनकर बिना किसी भाव के जाह्नवी के दिए हुए दर्द को भी महसूस कर रहा था। CH5, तुम सिर्फ अविनाश ठाकुर की हो। जाह्नवी जैसे जैसे टैटू कंप्लीट कर रही थी वैसे वैसे ही उसकी आंखों में नमी ठहर रही थी। भले ही वह अविनाश के सीने पर टैटू बना रही थी, लेकिन तकलीफ उसे भी उतनी ही हो रही थी कि वह अपने ही हाथों से फिर से अविनाश को तकलीफ दे रही है। कुछ देर में टैटू कंप्लीट हो जाता है तो जाह्नवी अपने हाथ पीछे कर लेती है, जिससे अविनाश जो अभी जाह्नवी को ही देख रहा था वो अब अपने टैटू को देखता है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से उसके सीने पर जाह्नवी का नाम लिखा था और उसमें से हल्का हल्का खून भी निकल रहा था, जो कि जाह्नवी ने खुद लिखा था। इसीलिए अविनाश को वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अविनाश जाह्नवी के हाथ से मशीन लेते हुए उसके चेहरे को ऊपर करता है जो अभी झुका हुआ था, तो उसकी आंखों में नमी देख अविनाश अपनी ठंडी आवाज में कहता है, क्या हुआ जान, तुम्हारी आंखों में नमी? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मुझे तुम्हारी आंखों में यह आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अगली बार से यह आंसू आने नहीं चाहिए, समझ में आया? ये बात अविनाश ने थोड़ी शक्ति के साथ कही थी, जिससे जाह्नवी घबरा कर जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। तो अविनाश जाह्नवी के इस रिएक्ट को देख कहता है, गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी सारी बातें मन करो। तो जाह्नवी उसके सीने की तरफ देखती है जहां पर उसका नाम लिखा हुआ था, तो वो अपनी उंगली से टैटू को टच करते हुए धीमी आवाज में कहती है, दर्द हो रहा है? तो अविनाश जाह्नवी के चेहरे को देखते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, जब तुम मेरे पास होती हो तो दर्द भी सुकून सा लगता है, इसलिए हमेशा मेरे पास रहना, कभी भी मुझसे दूर जाने की सोचने तक नहीं। ये बोल अविनाश एकदम से जाह्नवी को पीछे धक्का दे देता है, जिसे जाह्नवी सीधे बिस्तर पर जा गिरती। तो जाह्नवी हैरानी से अब अविनाश को देखने लगती है, जो एकदम से उसके ऊपर झुक जाता है और उसकी नाइटी कंधे से नीचे कर देता है। तो जाह्नवी हैरानी से कहती है, ये क्या कर रहे हो? तो अविनाश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और वह प्यार से जाह्नवी के चेहरे पर अपनी उंगलियां घूमते हुए कहता है, डोंट वरी जान, ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने प्यार की छाप तुम पर छोड़ना चाहता हूं। ये बोल वह अपने हाथ में टैटू मशीन ले लेता है, जिसे देख जाह्नवी थोड़ा घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, आखिरी अविनाश अब मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं? लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है कि कहीं ये मुझ पर भी तो टैटू नहीं बनाने की सोच रहा। ये ख्याल मन में आते ही जाह्नवी तो अंदर तक काम जाती है और एकदम से घबराकर पीछे की ओर सरकने की कोशिश करती है, लेकिन शायद पीछे कोई जगह ही नहीं थी, जिसे जाह्नवी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वह घबराते हुए कहती है, प्लीज अब भी ऐसा मत करो, इससे बहुत तकलीफ होती है। तो अविनाश प्यार से जाह्नवी के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, ज्यादा नहीं जान, बस थोड़ा सा दर्द, उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी। और तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो प्यार में हर चीज बराबर की होती है, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। ये बोल अविनाश एकदम से जाह्नवी के सीने की तरफ देखता है, जो कंधे से नाइटी नीचे करने की वजह से अब साफ नजर आ रहा था और उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। वही जाह्नवी तो अविनाश की बातें सुन बहुत ज्यादा घबरा रही थी और मन ही मन कह रही थी, आखिर ये सनकी इंसान हमेशा सनकी ही रहेगा। और फिर ऊपर की तरफ देखते हुए भगवान को कोसने लगते हैं, हे भगवान ने क्यों मुझे ये दूसरा जन्म दिया, ताकि मैं इस सनकी की सनक दोबारा से झेल सकूं? मुझे नहीं हो पाएगा, मुझे दूसरी जिंदगी देकर आपने मुझे ठगा है, एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में डाल दिया। वो खुद में ही सोच रही थी कि तभी उसके सीने में तेज दर्द होता है और उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल जाती है और उसके हाथ बिस्तर पर काश जाते हैं। वहीं अविनाश जाह्नवी के सीने पर अपना नाम लिख रहा था। वही जाह्नवी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वह लंबी लंबी सांस ले रही थी, जिससे उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था और उसे लग रहा था कि वह अभी के अभी मर जाएगी। उसे सच में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि टैटू बनाने से इतनी ज्यादा तकलीफ होती है। वही अविनाश अपना काम नॉनस्टॉप कर रहा था, बिल्कुल किसी मशीन की तरह, और जब जब जाह्नवी दर्द से चिल्ला रही थी तो अविनाश उसे थोड़ा नाराजगी के साथ डांटे हुए कहता है, बस हो गया, ऐसे चिल्लाओ मत, जिससे जाह्नवी अपने दर्द को अपने अंदर ही समेटने की कोशिश कर रही थी और वो अपने होठों को बड़ी मुश्किल से दबाकर अपने दर्द को सहन कर रही थी। कुछ देर में टैटू कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अविनाश जाह्नवी के ऊपर से उठ जाता है। वही जाह्नवी को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान ही निकल चुकी है, उसे बहुत ज्यादा
दर्द हो रहा था, अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सीने में किसी ने चाकू डाल दिया हो और उसका खून तेजी से बह रहा हो। उसकी पूरी चेस्ट लाल पड़ चुकी थी और उससे बेतहाशा दर्द हो रहा था। वही अविनाश तो जाह्नवी के ऊपर अपने नाम का टैटू देख बहुत ज्यादा खुश और सर्टिफाइड लग रहा था, मानो जैसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज उसे मिल गई हो। फाइनली आज जाह्नवी पर उसका राइट था, वो भी पूरी तरह से, जिसकी निशानी जाह्नवी के ऊपर अविनाश का टैटू था, जिसे देखकर तो उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। अविनाश अपने नाम के टैटू को एकदम से चूम लेता है, जिससे जाह्नवी की दर्द भरी चीख निकल जाती है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या पागल हो चुके हो। ये बोल जाह्नवी एकदम से उठकर बैठ जाती है और गुस्से से घर कर अविनाश को देखती है, जो उसे इतनी तकलीफ देकर मुस्कुरा रहा था। इसलिए जाह्नवी का दिल तो कर रहा था कि अभी के अभी अविनाश का सर फोड़ दे, कि आखिर कैसा पागल इंसान मिला है उसे। पूरी दुनिया का लिए इकलौता सन की इंसान था जो भगवान ने उसकी ही झोली में डाल दिया था। इसलिए जाह्नवी को अब थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि दूसरी जिंदगी में भी उसे अविनाश के पागलपन और गुस्से को ही झेलना पड़ेगा। वही अविनाश को जाह्नवी के चिल्लाने और गुस्सा करने से बिल्कुल भी नाराज नहीं होता, उल्टा उसे तो जाह्नवी पर प्यार आ रहा था कि उसने उसके लिए इतनी तकलीफ सही। लेकिन वह अपने चेहरे के भाव फिर से कठोर कर लेता है और जाह्नवी को एकदम से अपने करीब खींचते हुए गले लगाकर बिना किसी भाव के कहता है, सॉरी जान, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा होगा, लेकिन यह जरूरी था। आज से सिर्फ तुम अविनाश ठाकुर की हो और जो ये नाम है यह अब नाम नहीं, तुम्हारी पहचान है कि तुम मैसेज अविनाश ठाकुर बन चुकी हो और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे ऊपर अब मेरा अधिकार है और तुम मुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जा सकती। यह बोल वह जाह्नवी का सर अपने सीने पर टिका देता है जहां पर जाह्नवी का नाम लिखा था। लेकिन जाह्नवी तो मन ही मन गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, हाँ तुम्हें तो मुझे तकलीफ देखकर ही सबसे ज्यादा मजा आता है ना, मुझे पता है तुमने जानबूझकर किया। जिसे तुम प्यार कहते हो ये प्यार नहीं हो, वह पोजीशंस है जिसे मुझे ही झेलना होगा। और फिर अविनाश की तरफ देखती है और फिर अजीब सा मुंह बनाते हुए बिल्कुल बच्चों की तरह उससे लिपट जाती है, जिसे महसूस कर अविनाश के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन जाह्नवी की करीबी अविनाश के दिल में एक आग सी लग रही थी, जिससे अविनाश के अंदर कई सारे इमोशंस एक साथ उमने रहे थे। तो अविनाश जाह्नवी के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे तुम्हें प्यार करना है। तो जाह्नवी जो अभी थोड़ी शांत थी वो उसकी ये बात सुन एकदम से हड़बड़ाकर उसे दूर हो जाती है और उसे गुस्से से देखने लगती है और अजीब सा मुंह बनाकर रहती है, बिल्कुल भी नहीं, प्यार व्यार बाद में करना, मुझे नींद आ रही है। ये बोल जाह्नवी अपनी नाइटी ठीक करते हुए उबासी लेकर बिस्तर की दूसरी साइड लेटने लगती है। तो अविनाश भी उसके बगल में लेटते हुए उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए कहता है, ठीक है तुम सो जाओ, प्यार तुम्हें वैसे भी कर सकता हूँ। ये बोल एकदम से अविनाश जाह्नवी की कमर में अपना हाथ डाल उसे एकदम से अपने ऊपर कर लेता है, जिससे जाह्नवी हैरानी से एक पल के लिए तो अविनाश को ही देखती रह जाती है, जिसकी आंखों में डिजायर साफ नजर आ रहे थे। तो जाह्नवी अब थोड़ा झलते हुए आलस के साथ कहती है, प्लीज छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, परेशान मत करो। तो अविनाश उसे नॉटी वे में कहता है, तो मैंने कब मना किया, तुम सो जाओ, बस मुझे तुमसे थोड़ा सा प्यार करना है। और तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो फिर मुझे भी बताने दो ना जरा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर। तो जाह्नवी अब शर्म से पानी पानी होती जा रही थी और उसके दोनों गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। अपने इस नए नवेले पति की बेशर्मी को देखकर जो पल पल बस बढ़ती जा रही थी और उसे खुद पर भी रोना आ रहा था कि उसकी कही हुई एक बात को लेकर वह उसे इतना ज्यादा परेशान कर रहा है। इसीलिए जाह्नवी अब परेशान होते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, बस थोड़ी और ज्यादा परेशान मत करना मुझे, क्योंकि नींद आ रही है मुझे। अविनाश तो जाह्नवी की ये बात सुन एकदम से खुश हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे, बस चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, जो कि जाह्नवी को बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती थी उसके चेहरे पर। अविनाश एकदम से घूमा कर जाह्नवी को अपने नीचे कर देता है, जैसे उसने अपने ऊपर खींचा था जाह्नवी को, और फिर वो उसके कंधे पर अपने होठों को रख किस करने लगता है। च6 अविनाश की बाहों में जाह्नवी। जाह्नवी की आवाज तो उसके गले में ही अटक जाती है। वही अविनाश उसे किस कर रहा था, जिससे धीरे धीरे कर जाह्नवी भी मदहोश हो रही थी और उसकी आह है निकल रही थी, जिससे उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थी और उसके हाथ खुद ब खुद अविनाश के बालों में घूम रहे थे। वही अविनाश भी पहली बार जाह्नवी के बढ़ते कदमों को महसूस कर और भी ज्यादा क्रेजी हो रहा था, जिससे अब जाह्नवी के सांस फूलने लगती है और उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था और वह अब अविनाश को खुद से दूर कर रही थी, जिसे अविनाश भी एकदम से उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन पर आ जाता है। वही जाह्नवी लंबी लंबी गहरी सांस ले रही थी और उसे अपने होठों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि अविनाश ने कुछ ज्यादा ही वाइल्डली उसके होठों को भी वाइट किया था, जिससे हल्का हल्का ब्लड भी आ रहा था। वही अविनाश जाह्नवी की मदहोशी से भरी आवाज सुन उसके नेक पर किस के साथ वाइड भी कर रहा था और पल पल बढ़ते समय के साथ वो और भी ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था, जिससे जाह्नवी की तो हालत अब खराब होने लगी थी और वो अपनी बुझी हुई आवाज में अविनाश से स्ट्रगल करते हुए कहती है, प्लीज अब भी मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन अविनाश तो जाह्नवी में पूरी तरह से खोया हुआ था। वह उसकी आवाज को सुन अपनी बर्फ की ठंडी आवाज में कहता है, बस 5 मिनट, और जिससे अब जाह्नवी को गुस्सा आने लगता है और वह अब अविनाश को और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, जिससे अब जाह्नवी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अविनाश को खुद से दूर धक्का देती है, जिसके लिए अविनाश बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था और वह एकदम से जाह्नवी की दूसरी साइड हो जाता है। तो जाह्नवी उठकर बैठते हुए लंबी लंबी गहरी सांस लेते हुए गुस्से से कहती है, बस बहुत हो गया, अब तुमने मुझे और परेशान किया ना, तो सच में तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। उसके बाद
जानवी इतना बोल ही पाई थी कि तभी एकदम से वो जब अपने दांतों तले दबते हुए खुद में ही बर्बाद आती है। और नो, ये मैंने क्या बोल दिया, अब ये सनकी तो मुझे छोड़ेगा नहीं। और फिर वह अपनी घबराई हुई नजरों से अविनाश को देखते हैं, जिसके चेहरे के भाव बिल्कुल कठोर थे और आंखें गुस्से से लाल नजर आ रही थी, जिसे देखकर अब तो जानवी अंदर तक बुरी तरह से कांप जाती है, क्योंकि उसने गलती से गुस्से में आकर अविनाश को गुस्सा दिला दिया। वहीं अविनाश जानवी के शब्दों को सुन गुस्से से उसकी गर्दन पकड़कर बेड से लगाते हुए दांत पीस कर कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हें सर पर चढ़ा दिया। ये बोल अविनाश जानवी के गर्दन पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा करने लगता है, जिससे जानवी की सांस ही अटक जाती है और उसे जोर जोर से खांसी आ रही थी और वह अविनाश की पड़ते छूटने की कोशिश कर रही थी और उसके हाथ को अपनी गर्दन से हटा रही थी। लेकिन अविनाश बहुत ज्यादा ही गुस्से में नजर आ रहा था, जो कि जानवी अपनी गर्दन पर अविनाश की पकड़ के दबाव से बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी कि तभी एकदम से अविनाश इस गार्डन को झटकते हुए चिल्लाता है। वही जानवी की जान में अब जाकर जान आई थी। वह अपने गार्डन को पकड़ जोर जोर से खांस रही थी, क्योंकि उसे अपनी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था और उसकी गर्दन पर अविनाश की उंगलियों के निशान तक बन चुके थे। वही अविनाश गुस्से से अब कमरे में तोड़फोड़ करने लगा था, जिसे जानवी और ज्यादा घबरा रही थी। वही अविनाश का गुस्सा और भी ज्यादा पड़ रहा था और कुछ ही देर में वो पूरे कमरे को तहस नहस कर देता है। वही जानवी डर के मारे खुद में ही सिकुड़ जाती है और उसे अविनाश से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। और उसे अच्छे से याद था कि अविनाश को अभी कुछ भी बोलना मतलब भूखे शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है, इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वही अविनाश जानवी को डरा हुआ देख न जाने क्यों और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि जानवी उसे मनाएगी और शांत करने की कोशिश करेगी, लेकिन जानवी तो उसे ही डर कर दूर हो रही थी, जैसे वो उसे खा ही जाएगा। इसलिए अविनाश गुस्से से अब और ज्यादा बौखला जाता है और वो एकदम से जानवी को उसके बालों से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्या हुआ, अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? पहले तो बहुत प्यार प्यार कर रही थी और अब क्या तुम्हारा प्यार खत्म हो गया इतनी जल्दी? या फिर तुम मुझसे प्यार करने का प्रिटेंड कर रही थी? कहीं तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा? बोलो, जवाब दो। लेकिन जानवी तो उसके चिल्लाने से और डर रही थी, जिससे अविनाश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि जानवी कुछ भी बोल नहीं रही थी। जिससे अब अविनाश जानवी के चेहरे को ऊपर कर उसकी आंखों में देखा है, जिसमें डर साफ नजर आ रहा था। वही जानवी बड़ी ही मुश्किल से अपने डर को काबू कर रही थी और वो बड़ी हिम्मत करके अविनाश के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए डरी सहमी आवाज के साथ कहती है, प्लीज गुस्सा मत करो, मुझे डर लग रहा है। वही अविनाश जानवी की डरी हुई आवाज सुन जैसे मानो कुछ पलों के लिए तो उसे देखता ही रह जाता है, जिससे उसकी पकड़ जानवी से थोड़ी ढीली हो जाती है। वही जानवी को जब ये महसूस होता है कि वो अब थोड़ा शांत हो रहा है, तो जानवी अविनाश के गले लगाते हुए उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्से में इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। वही अविनाश भी जानवी की करीबी से अब धीरे धीरे कर नॉर्मल हो रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ जानवी का प्यार और उसकी अटेंशन चाहिए थी, जो कि उसे इस समय भरपूर मिल रही थी। और फिर कुछ ही देर बाद जानवी अविनाश से अलग होते हुए प्यार से उसके हाथों को अपने छोटे छोटे हाथों में लेकर कहती है, मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करना चाहती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मुझसे करते हो। लेकिन तुम हो कि ऐसे गुस्सा करके मुझे डरा देते हो, प्लीज ऐसे गुस्सा मत किया करो। तो अविनाश कुछ नहीं कहता, बस जानवी के चेहरे को ही देख रहा था, जिस पर पूरे जहां की मासूमियत नजर आ रही थी, जिससे अविनाश का दिल तो पूरी तरह से पिघलने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं किसी लड़की के सामने। लेकिन उसे बस इतना पता था कि वो जानवी तो कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन उसे अपनी फीलिंग्स शब्दों के साथ बयां करने नहीं आती थी, इसीलिए वह बस साइलेंटली जानवी को अपनी फीलिंग्स जाहिर करता था। लेकिन आज उसके चेहरे पर इमोशन नजर आ रहे थे और उसकी आंखों का अधूरापन। अविनाश जानवी को एकदम से अपने सीने से लगाकर ठंडे लहजे में कहता है, अगली बार से मुझसे दूर जाने की बात मत करना, गलती से भी नहीं तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या कर बैठूंगा। वही जानवी भी अविनाश के कोल्ड बिहेवियर को देख उसके इमोशंस को फील कर पा रही थी और अपना सर हाँ में हिला देती है। तो अविनाश जानवी को अपनी गोद में उठाते हुए बेड पर आकर लेट जाता है और जानवी को अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है और धीमी मगर ठंडी आवाज में कहता है, सो जाओ, रात काफी हो गई है। वही जानवी भी अविनाश के सीने से लगी अपनी आंखें बंद कर लेती है और अविनाश को टाइटली हक कर लेती है। अगली सुबह जानवी की जब नींद खुलती है तो वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है, तो उसे अपने शरीर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी अजगर ने लपेट रखा हो, उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई हो और उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वही अविनाश भी जानवी की हलचल से उठ जाता है, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोलता, बल्कि वह तो जानवी से और भी ज्यादा लिपट जाता है, जिसे जानवी कशमसाते हुए अविनाश को देखती है, जो कि सोते हुए बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था और वो नींद में भी जानवी से बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह लिपट कर सो रहा था। तो जानवी एक गहरी सांस लेकर खुद में ही बड़बड़ाती है, ये तो मुझे शादी के पहले दिन ही अपने नीचे जानवी ने इतना कहा ही था। लेकिन फिर जानवी की नजरें अविनाश के हैंडसम चेहरे पर टिक जाते हैं और वह अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर घूमते हुए कहती है, ये तो नींद में भी इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा है कि मेरी जान लेकर ही मानेगा। और फिर जानवी प्यार से अविनाश की नाक को टच करते हुए कहती है, हमेशा इस नाक पर गुस्सा रहता है,
CH7 अविनाश का पजेसिव लव। जानवी तो बिल्कुल हैरानी के साथ अविनाश को देखती रह जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अविनाश यूं अचानक से अपनी आंखें खोल देगा। वो तो घबराहट से अपने हाथ पीछे कर लेती है और हकलाते हुए अपनी टूटी फूटी आवाज में कहती है, हा हब्बी। वो मैं तो कि तभी एकदम से अविनाश जानवी का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को अपने चेहरे पर रखते हुए सर्द लहजे में कहता है, जान अभी तुम कुछ कह रही थी ना, जिससे जानवी की रीढ़ की हड्डी एकदम से ठंडी पड़ जाती है और वह एकदम से घबराहट के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने होठों को काटते हुए मन ही मन कहती है, क्या करूं मैं तो गई। कि तभी जानवी को अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा सा महसूस होता है, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल जाती है और वह दर्द से तड़प उठती है क्योंकि अविनाश ने जानवी की गर्दन पर जोर से वाइट किया था। जानवी की आंखों के कोने से आंसू छलक जाता है और वह अपनी नम आंखों से अविनाश को देखते हैं जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह जानवी की नाक को टच करते हुए कहता है, वाइफी अगर मैं क्रूएल हूं तो तुम्हें मेरी क्वालिटी भी तो देखनी पड़ेगी ना। ये बोल अविनाश जानवी के ऊपर से उठ जाता है और वॉशरूम की ओर जाने लगता है। जानवी उठकर बैठते हुए अपने आंसू पहुंच अविनाश को मन में गालियां देते हुए कहती है, रूड जिद्दी घमंडी एकडू कहीं का, और फिर अपनी गर्दन को टच करती है जहां पर अभी अविनाश ने वाइट किया था, जिससे जानवी के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है और वो मुंह बनाते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड मेरा भी वक्त आने दो, चुन चुन के बदले लूंगी, तुमसे बहुत परेशान कर रहे हो ना, मुझे कर लो जितना करना है, अभी तुम्हारा वक्त है, मेरा भी जल्दी आएगा। और फिर मुंह फुलाकर वॉशरूम की तरफ देखने लगती है जहां से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद अविनाश वॉशरूम से बाहर आता है। उसने अभी अपनी कमर पर एक तौलिया लपेट रखा था और उसके गीले बाल जिससे पानी टपक रहा था और उसकी बॉडी से फिसलते हुए उसके सिक्स ऐप पर गायब हो जा रहा था, जिसकी वजह से अविनाश इस समय काफी ज्यादा होता और हैंडसम लग रहा था। अगर उसे एक नज़र कोई भर के देख लेता तो अपने होश ही को देना, लेकिन जानवी तो मुंह फूला कर बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अविनाश पर पड़ती है तो वह भी एक पल के लिए खुशी जाती है, लेकिन वही अविनाश जैसे ही जानवी को ऐसे खोया हुआ देखा है तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और वह उसके पास आते हुए नॉटी वे में कहता है, क्या हुआ जान, तुम्हारी नजरें नहीं है रही तुम्हारे नए नवेले पति की हैंडसम बॉडी से। तुम जानवी अविनाश की बात सुन एकदम से झेप जाती है और अपनी नज़र इधर से उधर घूमते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतफहमी पालना बंद कर दो, तुम इतनी ज़्यादा भी हैंडसम नहीं लग रहे। तो अभी ना एकदम से जानवी के करीब आते हुए कहता है, क्या सच में? तो जानवी अपनी नज़र चुराते हुए कहती है, बिल्कुल, आखिर तुम्हें है क्या, बस थोड़े से तो हैंडसम लगते हो और बोल तो ऐसे रहे हो जैसे दुनिया के सबसे मोस्ट हैंडसम बंदे तुम ही हो, तुमसे भी ज़्यादा हैंडसम लड़के भरे पड़े हैं दुनिया में। तो आयुष्मान की आंखें छोटी हो जाती है और वह जानवी के चेहरे को अपने सामने कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्या कहा तुमने, मुझसे भी ज्यादा ड्राइवर, फिर से तो कहना। ये बोलते हुए आयुष्मान के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, जिसे देख जानवी भी एक पल के लिए घबरा जाती है और वो मन ही मन कहती है, ये बंदा इतना पजेसिव क्यों है, मजाक की बातें भी इतनी सीरियस ले लेता है जैसे किसी ने इसकी तौहीन कर दी हो। लेकिन अभी मैं इसका गुस्सा नहीं झेल सकती, पता नहीं गुस्से में क्या कर दे किसे पता। और फिर जान भी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लाते हुए अपने शब्दों को सही करते हुए प्यार से आयुष्मान के चेहरे को अपने हाथों में थमते हुए कहती है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था हब्बी। तो अविनाश अपनी सर्द आंखों से जानवी को घूरते हुए कहता है, तो क्या मतलब था तुम्हारा जान। अब तो जानवी अविनाश की बर्फ से ठंडी आवाज सुन मन मन घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में कहती है, मेरा कहने का मतलब ये था कि दुनिया में हैंडसम लड़के तो बहुत है, लेकिन मेरी नज़रों में सिर्फ तुम, आखिर मैं इतनी लकी हूँ कि जिसके पीछे दिल्ली की पूरी लड़कियां पागल हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आखिर तुम इतने ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग, स्मार्ट और इतने ज़्यादा रिच हो और नकचीदे गुस्से वाले जो हमेशा ही बात बात पर गुस्सा करते हो। लेकिन तभी जानवी को समझ आता है कि उसने फ्लो में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिया है और वह एकदम से अपनी जेब दांतों तले दबा लेती है और अविनाश की तरफ देखती है जो उसे गुस्से से घूर रहा था। लेकिन तभी जानवी अपने चेहरे पर प्यारी सी फीकी मुस्कुराहट के साथ कहती है, आई मीन इतना ज़्यादा स्वीट हो तो आखिर तुम्हारे होते हुए मेरी नज़रें किसी और पर कैसे हो सकती हैं हब्बी। जानवी ने आखिरी के शब्द बहुत ही ज़्यादा प्यार से कहे थे, जिसे सुन अविनाश के दिल में एक अलग सी मिठास घोल रही थी और वह बिना किसी भाव के कहता है, एक बार फिर से कहो, क्या कहा तुमने। तो जानवी हैरानी से कहती है, क्या, लेकिन फिर अपनी 6 फीट की जुबान को संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, स्मार्ट। लेकिन तभी अविनाश जानवी को बीच में रोकते हुए कहता है, यह नहीं जो तुमने लास्ट में कहा। तो जानवी सोचते हुए कहती है, लास्ट में स्वीट। लेकिन फिर अविनाश कहता है, नहीं, उसके बाद। तो जानवी सोचते हुए एकदम से कहती है, हब्बी, जिसे सुन अविनाश को बहुत ही अच्छा लग रहा था जानवी के मुंह से खुद के लिए हब्बी शब्द सुन। वैसे जानवी नहीं उसे कई बार कहा था, लेकिन अविनाश ने तब उसे पर ध्यान नहीं दिया था आपने गुस्से के चलते। लेकिन अभी जब उसने ध्यान दिया तो ये शब्द अविनाश के कानों में बिल्कुल मिश्री की तरह घुल रहा था और उसके दिल में एक अलग सी गर्मी महसूस हो रही थी।
वही जानवी एक तट तक अविनाश को ही देख रही थी, जिसके चेहरे पर सुकून था कि तभी अविनाश जानवी के माथे से खुद के माथे को जोड़ते हुए बर्फ सी ठंडी आवाज में कहता है, जान, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी मुझे छोड़कर जाओ। अगर ऐसा कभी भी हुआ तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या कर बैठूंगा। अविनाश की बातें सुन जानवी मन ही मन कहती है, वो तो मुझे पता ही है कि तुम क्या क्या कुछ नहीं कर सकते हो। अविनाश और जानवी के बीच कुछ पलों की खामोशी छा जाती है और दोनों बस एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे जो एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी कि तभी एकदम से अविनाश का फोन रिंग करता है, जिसे जानवी अपने होश में आती है और एकदम से फोन की तरफ देखती है, लेकिन अविनाश को तो जैसे फोन की आवाज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी जानवी के माथे से खुद के माथे को जोड़े खड़ा था कि तभी जानवी धीमी आवाज में कहती है, फोन बज रहा है। तो अविनाश प्यार से जानवी के बालों को सहलाते हुए कहता है, उसे इग्नोर करो, लेकिन वह फोन नॉनस्टॉप बस बज ही जा रहा था और ऐसे ही कुछ देर बाद बंद होने के बाद दोबारा से बजने लगता है। तो जानवी एक बार फिर से कहती है, देख लो ना, क्या पता इंपॉर्टेंट कॉल हो। तो अविनाश जानवी से अलग हो जाता है और फोन की तरफ देखता है तो उसे पर सिर्फ नंबर शो हो रहा था, क्योंकि अविनाश ने आज तक कभी भी किसी का नंबर सेव नहीं किया था अपने फ़ोन में सिवाय जानवी के नंबर के, वह भी एक बहुत ही प्यारे नाम से। अविनाश बिना किसी भाव के कॉल को रिसीव कर अपने कान के पास लगता है तो दूसरी ओर से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुन अविनाश के चेहरे के भाव थोड़े गहरी हो जाते हैं और वह बिना जानवी की तरफ देखे ही तेज कदमों से वार्डरूम में चला जाता है कपड़े पहनने के लिए। वही जानवी अविनाश को ज्यादा देख मन ही मन कहती है, चलो अच्छा है, अब चलकर मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, नहीं तो ये मेरा नया नवला पति परमेश्वर फिर से न जाने किस बहाने से मुझे चिपकाने लगे। ये बोलते हुए जानवी का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो जाता है और वह झूमते हुए वॉशरूम की ओर चली जाती है। और जब वो कुछ देर में बाहर आती है तो कमरे में कोई नहीं था, तो जानवी वार्डरूम में जाती है। वहां पर एक साइड अविनाश के कपड़े और शर्ट कर गए थे और दूसरी तरफ जानवी के लिए, जिसमें कई तरह के कपड़े थे, वेस्टर्न इंडियन शॉर्ट हर तरह के, और साथ ही मैचिंग शूज और ज्वेलरी भी। तो जान भी अपने लिए कंफर्टेबल कपड़े सिलेक्ट करती है, जिसमें उसने एक ग्रीन कलर का टॉप और जीन्स निकला और कुछ देर में रेडी होकर उसने अपने गले में एक छोटा सा पेंडेंट पहन लिया जो कि उसकी मंगलसूत्र से बार बार उलझ रहा था। तो जानवी ने इरिटेट होते हुए कहा, है भगवान, अब तो इस मंगलसूत्र के चलते मैं कोई दूसरा पेंडेंट भी नहीं पहन सकती। और फिर वह एकदम से उसे पैंडल को निकाल देती है और अपने हाथ में एक प्यारा सा ब्रेसलेट पहन लेती है और फिर अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर खुद को शीशे में देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, परफेक्ट, और फिर मस्ती में झूमते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। वही हॉल में हर तरफ बस सन्नाटा छाया हुआ था, जिसकी वजह से जानवी के जूते की आवाज बहुत अच्छे से नीचे तक सुनाई दे रही थी। वहीं नीचे हॉल में कई सारे लोग सोफे पर बैठे हुए थे और उनके सामने अविनाश बिल्कुल किसी राजा की तरह अपने दोनों हाथ फैलाए सोफे पर बैठा था। वही सामने वाले सोफे पर एक खूबसूरत सी लड़की, जिसके लंबे काले बाल थे, गहरी काली आंखें और देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, जिसे देख एक पल के लिए जानवी की नजरें उसे पर अटक गई और वह मन ही मन कहती है, ये छिपकली उर्वी यहाँ क्या कर रही है। और फिर उसे अपने पिछले जन्म की कुछ पुरानी यादें याद आती है कि इस उर्वी की वजह से उसे न जाने कितना सफर करना पड़ा था और यह हमेशा ही आकर यहाँ अविनाश के कान भरती थी और हमेशा ही जानवी के अविनाश को भटकती रहती थी, जिसकी वजह से अविनाश गुस्से में आकर हमेशा ही जानवी को गलत समझ लेता था और बिन बात पर उसे पर गुस्सा करता था। और दूसरी तरफ वह जानवी के सामने अच्छी बनने का नाटक करती थी और हमेशा ही यहाँ से भगाने के लिए उसकी मदद करती थी ताकि जानवी यहाँ से जाए और उसका रास्ता साफ हो जाए और वह अविनाश से शादी कर सके। लेकिन अविनाश ने कभी भी उर्वी को कोई भाव नहीं दिया था, वो तो बस उसे अपनी दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं माना था। लेकिन और भी हमेशा से ही अविनाश से प्यार करती थी और उर्वी परिवार और अविनाश के परिवार ने बचपन में ही दोनों की शादी तय कर दी थी और बचपन में ही एंगेजमेंट भी करवा दी थी। लेकिन अविनाश ने और भी से शादी करने के लिए साफ मना कर दिया था। लेकिन उर्वी हमेशा ही जानवी के सामने ऐसे प्रिटेंड करती थी जैसे अविनाश के लिए वो सिर्फ एक खिलौना है और एक न एक दिन अविनाश है, जब उसे बोर हो जाएगा तो वापस वह खुद ही मेरे पास आ जाएगा, जिससे जानवी को हमेशा ही लगता था कि अविनाश सिर्फ उसके साथ बस एक खिलौने की तरह खेल रहा है और जिस दिन उसका दिल भर गया वह उसे फेंक देगा। इसीलिए जानवी अविनाश को एक अमीर बिगल प्लेबॉय ही समझती थी। धीरे धीरे कर सारी चीज जानवी को जैसे जैसे याद आ रही थी वैसे वैसे गुस्से से उसकी मुठ्ठियां कसती जा रही थी और वह मन ही मन खुद को कहती है, आखिर में इतनी बेवकूफ़ कैसे थी कि इस उर्वी का असली चेहरा देख नहीं पाई और यह मुझे बेवकूफ़ पर बेवकूफ़ बनाती गई। यहाँ तक कि उर्वी ने तो कई बार जानवी की जान लेने की कोशिश भी की थी ताकि उसका पता कट जाए और इसी वजह से जानवी ने कुछ टाइम के लिए अपनी आंखों की रोशनी तक को दी थी और उर्वी हमेशा ही जानवी को बेवकूफ़ बनाती रहती थी। जानवी को उर्वी की शक्ल देखकर ही गुस्सा आ रहा था कि यह मक्कार लड़की सच में कितनी गिरी और नीच घटिया है, जिसने अविनाश को पाने के लिए न जाने कौन कौन से कारनामे किए थे, जबकि जानवी तो उसे एक अच्छा इंसान समझती थी और वह तो कभी भी इस उर्वी के चेहरे के पीछे मक्कारी को देख नहीं पाई थी। लेकिन अब जानवी को सब पता था कि कौन उसका दोस्त है और कौन दुश्मन, और इसीलिए जानवी इस बार वह सारी गलतियां नहीं करना चाहती थी जो पिछली जिंदगी में उसने की थी। इसीलिए वह अविनाश पर इस पर पूरी तरह से भरोसा करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। वही जूते की आवाज की वजह से सभी लोगों का ध्यान जानवी
पर आता है और उर्वी का चेहरा तो एक पल के लिए फीका पड़ जाता है और वह मन ही मन कहती है ये यहाँ क्या कर रही है, ये तो अर्थ के साथ भाग गई थी ना, फिर यहाँ कैसे। लेकिन फिर उर्वी अपने चेहरे के भाव एकदम से नॉर्मल करते हुए जाह्नवी को देख अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर लेती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कई सारे सवाल थे कि जाह्नवी यहाँ क्या कर रही है। और फिर वह अविनाश की तरफ देखती है जिसके चेहरे के भाव अभी बिल्कुल कठोर थे, जिसे देखकर तो कोई भी एक पल के लिए काम जाए। CH8 मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। जाह्नवी सीढ़ियों से धीरे धीरे कर नीचे उतरती है। वही सभी लोगों की नज़रें जाह्नवी पर ही टिकी थी, लेकिन सभी की नज़रें नफरत से भरी हुई थी और खासकर उर्वी की। वह तो मन ही मान गई, सो रही थी कि अब तक यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि जहाँ तक उसे याद था कि 2 दिन पहले जाह्नवी शादी के मंडप से अर्थ के साथ भाग गई थी और उसने खुद ही तो अर्थ को अंदर आने में हेल्प किया था। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, इसीलिए वह अविनाश की नज़रों में भी नहीं आई थी और वहाँ से जल्द 9-2-11 हो गई थी। वही अविनाश तो पागलों की तरह जाह्नवी को ढूंढ रहा था और रूबी को तो लगा था कि जैसे ही जाह्नवी अविनाश को मिलेगी तो वह उसकी जान ले लेगा और उसे नफरत करने लगेगा कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे धोखा देने की। उसके बाद अविनाश हमेशा के लिए उसका हो जाएगा और वह उसे शादी कर मिसिस अविनाश ठाकुर बन जाएगी और फिर दिल्ली के सबसे रईस और खानदानी परिवार की एक लौती मालकिन, जिसके सामने किसी की भी औकात नहीं होगी नजरें उठाने की भी। आखिर इसी के लिए तो उसने इतनी प्लानिंग की और जाह्नवी कितनी हेल्प की थी यहाँ से भागने में, वो भी बिना किसी की नज़रों में आए, क्योंकि अविनाश को धोखे देने वाले लोगों से सख्त नफरत थी। लेकिन यहाँ जाह्नवी को सही सलामत देख ये चीज़ उसकी आंखों में खटक रही थी, क्योंकि जिस तरह जाह्नवी बिना किसी घबराहट के ठाकुर मैंशन में घूम रही थी उसे देखकर तो कहीं से नहीं लग रहा था कि उसे किसी चीज़ का डर हो। वही अविनाश के चेहरे के भाव भी हमेशा की तरह बिल्कुल कठोर थे, जिसे देखकर कभी भी कोई समझ ही नहीं पता था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, जिसकी वजह से उर्वी को जाह्नवी को देख गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वह अभी कोई भी तमाशा कर यहाँ जो जरूरी काम से आई थी उसे बिल्कुल भी बिगड़ता नहीं चाहती थी। जाह्नवी सभी लोगों को एक नज़र देखकर ही पहचान गई थी कि सारे के सारे कपूर फैमिली से ही हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब के सब यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं। लेकिन जाह्नवी को उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह डाइनिंग टेबल की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी उसके कानों में अविनाश की बर्फ से ठंडी आवाज़ पड़ती है, जान मेरे पास आओ, जिससे जाह्नवी के कदम अपने आप ही रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर अविनाश की तरफ देखती है जिसकी उसे बैक साइड ही नजर आ रही थी। जाह्नवी आराम से जाकर अविनाश के बगल में आकर खड़ी हो जाती है कि तभी अविनाश एकदम से जाह्नवी का हाथ खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा देता है, जिससे जाह्नवी तो एकदम से शौक ही जाती है और सामने बैठे लोग एकदम से हैरान। वही उर्वी का तो गुस्से से खून जल का सूख रहा था अविनाश के बाहों में जाह्नवी को देखकर, लेकिन फिर भी वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वह गुस्से से तिलमिला उठाती है और गुस्से से कहती है, मिस्टर ठाकुर आप ये क्या कर रहे हैं, ये लड़की तो कितनी बड़ी धोखेबाज है, आप भूल गए क्या कैसे ये शादी के बीच मंडप से भाग गई थी अपने यार के साथ, उसके बावजूद भी आप। वही जाह्नवी उर्वी की बात सुन उसे घूरने लगती है और मन ही मन कहती है, किसी को आग लगे ना लगे तुझे तो जरूर लगेगी। अविनाश बिना किसी भाव के उर्वी को देख कहता है, क्या कपूर फैमिली के लोगों में इसी तरह की तमीज है, और भी अविनाश की बात सुने एकदम से मुंह बना लेती है। वही मिस्टर कपूर उर्वी को डांटे हुए जल्दी से अविनाश से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, एक्चुअली उर्वी का कहने का मतलब ये नहीं था, बस वो थोड़ी सी परेशान है, एक्चुअली आपकी और भी की एंगेजमेंट हुई है, हम तो बस शादी की बात करने आए थे। ये सुनकर जाह्नवी की आंखें छोटी हो जाती है और वो अविनाश की तरफ देखती है जो हमेशा की तरह बिल्कुल इमोशनल लेस था, और फिर वो उर्वी की तरफ देखती है जो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के साथ जाह्नवी को देख रही थी। तो जाह्नवी भी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है इस चिकनी चमेली को पता ही नहीं है कि जिससे वह शादी करने के सपने देख रही है उसने तो पहले ही शादी कर ली। सच में इसकी शक्ल तो देखने लायक होगी, जब इसे पता चलेगा कि अविनाश की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, सच में सुकून आ जाएगा। और फिर मुस्कुराते हुए अविनाश को देख उसके गले में अपनी बहें डालते हुए बिल्कुल इनोसेंट फेस बनाकर पूछती है, अब भी ये किसकी शादी की बात कर रहे हैं, जिससे उर्वी के चेहरे पर जीत भरी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसने जाह्नवी के आगे के शब्द सही से सुने नहीं थे, क्योंकि जाह्नवी ने जानबूझकर हब्बी शब्द बहुत ही धीरे से कहा था। और वही उर्वी तो बेसब्र होकर अविनाश के जवाब का इंतजार करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अविनाश जाह्नवी को बताएगा कि वो मेरी और उसकी शादी उसकी बात चल रही है। लेकिन अगले ही पल उर्वी के चेहरे की सारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है जब वह अविनाश के कहे शब्दों को सुनती है। मुझे नहीं पता, ये सुनकर उर्वी का तो मुंह एकदम से लटक जाता है। वही कपूर फैमिली के सभी लोग जो वहां आए थे उन सभी के चेहरे के भाव भी बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अविनाश के अगेंस्ट जाए, क्योंकि अविनाश को बहुत अच्छे से जानते थे कि उसके खिलाफ जाना मतलब अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोदना। लेकिन मिस्टर कपूर जो अभी इतने प्यार से बात कर रहे थे वो भला कैसे अपने हाथों से इतने बड़े परिवार के रिश्ते को जाने दे सकते थे। वो गुस्से से उर्वी को आगे करते हुए कहते हैं, मिस्टर ठाकुर आप ये कैसी बात कर रही हैं, मैं उर्वी और आपकी शादी की बात कर रहा हूँ, क्या आप भूल गए सालों पहले आपके दादाजी ने आपकी और उर्वी की एंगेजमेंट करवाई थी और वादा किया था कि उनके घर की बहू सिर्फ उर्वी ही बनेगी।
वही उर्वी भी बिल्कुल मासूमियत के साथ अविनाश को देख रही थी, जैसे वो कितनी कमजोर और बेचारी हो। वही जानवी भी चुपचाप से बिल्कुल अच्छी बच्ची की तरह अविनाश की गोद में बैठी सभी तमाशा को एंजॉय कर रही थी, बिना कुछ बोले, जैसे यहाँ पर सबसे मासूम कोई है तो वही हो। इसे देखकर ना जाने कितनों की ही आंखें सुलग रही थी, लेकिन जानवी तो बस मन ही मन में यहाँ की नौटंकी देख हंस रही थी। बस अफसोस था तो इस बात का कि उसके पास इस समय पॉपकॉर्न नहीं थे, नहीं तो ज्यादा मजा आता। और इन लोगों के तमाशे की अच्छी खासी तारीफ कर रही थी, खासकर उर्वी की कि वो कितनी बड़ी नौटंकीबाज है। अगर इसे इतना ही अच्छी नौटंकी करनी आती है तो जाकर मूवी में ट्राई करें, यहाँ क्या कर रही है अपने टैलेंट को बर्बाद। लेकिन अफसोस जानवी उर्वी के मुंह पर नहीं बोल सकती थी, नहीं तो पता नहीं कौन सा बवाल खड़ा कर देती उर्वी। अब अविनाश भी अपनी जगह से खड़ा होते हुए जानवी को अपनी गोद में उठा लेता है और उर्वी की तरफ देखता है, जिससे उर्वी के चेहरे पर थोड़े खुशी के भाव आ जाते हैं। लेकिन जानवी को देखा उसका खून जल रहा था कि कैसे अविनाश ने उसे अपने गोद में उठा रखा है। लेकिन तभी अविनाश अपनी सख्त आवाज में कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर तो उर्वी के जैसे सर पर पहाड़ ही टूट पड़ता है और उसे तो अविनाश की कहानी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह एकदम से हकलाते हुए कहती है कि क्या क्या कह रहे हो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों, हम दोनों की तो एंगेजमेंट हुई है ना, और तुम क्यों इस जानवी को अपनी गोद में क्यों उठा रहे हो। जानते हो ना कि कितनी बड़ी धोखेबाज है, तुम्हें मंडक में ही इतना ही और भी कहा पाई थी। कि तभी अविनाश सर्द लहजे में कहता है, सी इज माई वाइफ। जिसे सुनकर तो उर्वी क्या सभी का चेहरा एकदम से काला पड़ जाता है और उर्वी को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका ही लग गया था। उसे तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कि तभी अविनाश कहता है, आई एम ऑलरेडी मैरिड, अब सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। उर्वी अविनाश के कहे शब्दों को सुन मानो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। उसके पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, उसके सपने पल भर में टूटकर चूर चूर होकर गए थे। वो एकदम से लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है, जिससे मिस्टर कपूर उसे संभालते हैं। वही उर्वी अजीब रिएक्ट करते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, अविनाश सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैं हूँ उसकी वाइफ, मेरे साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी, तो वह कैसे किसी और से शादी कर सकता है। और फिर किसी साइको की तरह हंसते हुए कहती है, जो भी कोई मेरे और अविनाश के बीच आएगा उसे मारना होगा। मिस्टर कपूर घबराते हुए जल्दी से उर्वी के मुंह पर हाथ रख देते हैं और उसे संभालते हुए शांत करते हुए कहते हैं, अभी तुम शांत हो जाओ। लेकिन और भी तो जैसे कुछ समझ ही नहीं रही थी, वो बस पागलों की तरह हंस रही थी। अविनाश तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, मैं उसके दादाजी से बात करूंगा, तुम चिंता मत करो, बस अभी घर चलो। लेकिन उर्वी तो जाने को तैयार ही नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मिस्टर कपूर उसे अपने साथ जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। क्योंकि अगर अविनाश ने गलती से भी उर्वी की ये बातें सुन ली तो शायद बखेड़ा खड़ा हो जाता और फिर वह खुद भी नहीं जानते थे कि आगे फिर क्या होगा। इसीलिए अभी उनके पास सबसे जरूरी काम और भी को यहाँ से ले जाना था, क्योंकि उर्वी को दोबारा से दौरे पड़ने लगे थे। और यह बात बहुत ही कम लोगों को पता थी, खासकर कपूर मेंबर्स को ही, यहाँ तक कि अविनाश को भी उर्वी की इस बीमारी के बारे में मिस्टर कपूर ने कभी नहीं बताया था कि उर्वी की मेंटल कंडीशन थोड़ी खराब है और जब उसे दौरा पड़ता है तो वह गुस्से में कुछ भी कर सकती है, किसी की जान भी ले सकती है। अविनाश जानवी को अपनी गोद में उठाते हुए डाइनिंग टेबल पर ले आता है और उसे अपनी गोद में ही लेकर बैठते हुए बिना किसी भाव के ब्रेकफास्ट करवाने लगता है। वही जानवी तो अभी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उसने इतना अच्छा ड्रामा जो देखा था, और उर्वी का वो शॉकिंग एक्सप्रेशन जिसकी वजह से उसका ध्यान तो कहीं और ही था। और वही अविनाश जो अपने हाथों से जानवी के मुंह में टॉस डाल रहा था, जिसके साथ जानवी उसकी उंगली को भी कट कर लेती है, जिससे अविनाश एकदम से अपने हाथ पीछे कर लेता है। वही जानवी को जब रियलाइज होता है कि उसने क्या गलती कर दी तो वह अपने सर पर हल्की सी चपेट लगाते हुए थोड़ी घबराई हुई नज़रों के साथ अविनाश को देखती है। ये हमेशा की तरह बिल्कुल ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर रहा था, जैसे उसे ही खा जाएगा। और फिर जानवी थोड़ी हिम्मत कर उसकी उंगली को देखने के लिए अपनी नज़र नीचे करती है, जिसे उसने वाइट कर दिया था, जो तो उसकी 2 उंगलियां हल्की हल्की लाल हो गई थी और उस पर जानवी के छोटे छोटे दांतों के निशान थे, जैसे किसी बड़े से हाथ को किसी बच्चे ने काटा हो। जानवी बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, सॉरी, जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से हो गया। जानवी की माफ़ी सुनकर तो मानो किसी पत्थर का भी दिल पिघल जाता, क्योंकि सच में वो इस समय बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही थी, बिल्कुल बिल्ली के छोटे बच्चों की तरह। लेकिन अविनाश का दिल शायद पत्थर का ही था। वो बिना किसी भाव के कहता है, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान मेरे अलावा कहीं और था, वो भी वाइफी मेरे होते हुए। दिस इज नॉट फेयर, तुम किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। जिसे सुनकर तो जानवी तो एकदम से ठंडी पड़ जाती है और घबराते हुए अविनाश को समझने की कोशिश करती है कि वह गलत समझ रहा है। लेकिन अविनाश जानवी के गलों को जोर से खींचते हुए तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहता है, चाहे तुमने गलती से किया हो या जानबूझकर, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पनिशमेंट का नाम सुनकर तो जानवी का तो चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है और अविनाश की मुस्कुराहट का मतलब खतरे की घंटी, जिससे अब तो जानवी की सांसें बुरी तरह से अटक गई थी। तुम्हारे छोटे से दिमाग पर एक और छोटा दिमाग है। जानवी पनिशमेंट का नाम सुनकर तो अपने मुंह में पड़े टोस्ट को चबाना तक भूल गई और घबराहट से ना में अपना सर हिलाने लगी।
जिससे टॉस उसके गले में ही अटक गया और जाह्नवी एकदम से जोर जोर से खांसने लगी, जिससे उसकी दोनों आंखें लाल हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसके गले में ऐसा लग रहा था जैसे सांस आना ही बंद हो गई। अविनाश जाह्नवी की ऐसी हालत देख जल्दी से जाह्नवी को जूस पिलाते हुए उसकी पीठ सहलाने लगता है, जिससे कुछ ही पलों में जाह्नवी को राहत महसूस होती है और वह अपने सीने पर हाथ रख एक राहत की सांस छोड़ती है। लेकिन तभी अविनाश सर्च लहजे के साथ कहता है, चलो तुम्हारा ब्रेकफास्ट तो हो गया ना, अब पनिशमेंट की बारी। जिससे जाह्नवी जो अभी थोड़ी रिलैक्स थी वो एकदम से डरी सहमी सी हो जाती है और मन ही मन अविनाश को गालियां देते हुए कहती है, ये पति नहीं ट्रेविल है। ट्रेविल, आखिर भगवान ने इस जल्लाद के लिए मुझे दोबारा से इस धरती पर क्यों भेज दिया, आखिर क्या कसूर है मेरा। और फिर ऊपर की तरफ देखते हुए भगवान को ताना देते हुए कहती है, भगवान जी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकते थे, दोबारा से इस साइको लवर का झोल करने के लिए किसने कहा था, दूसरे जन्म के साथ दूसरा क्यूट केयरिंग सा बंदा भी दे देते ताकि मेरे जैसी बंदी उसके साथ सेट हो जाती, लेकिन नहीं, आपको तो मुझसे पर्सनल दुश्मनी थी ना, तभी तो इस जल्लाद की झोली में ही डाल दिया मुझे। और फिर रोती हुई सूरत बना लेती है जैसे बेचारी पर बहुत जुल्म हुए हो। आखिर पूरी दुनिया जिससे अपनी जिंदगी भर की शिकायत करती थी, आखिर भला उसकी शिकायत कहाँ कैसे की जाए, बेचारी को पता नहीं था। वही अविनाश जाह्नवी को अपने साथ एक रूम में लेकर आ गया था, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के नीचे था जहां पर कई सारे लॉकअप जैसे सेल्स बने थे, जिनमें कुछ लोग भी थे जिनकी अच्छी खासी कुटाई हो रही थी और उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ जाह्नवी को डरा रही थी, जिसकी वजह से जाह्नवी अविनाश से और भी ज़्यादा चिपक कर चल रही थी और उसकी बॉडी बुरी तरह से कांप रही थी। उन लोगों की इतनी बुरी हालत देखकर साथ ही उसे तो चक्कर भी आने लगे थे, क्योंकि अविनाश पिछले जिंदगी में भी जाह्नवी को इसी तरह यहाँ पर पनिशमेंट के लिए लेकर आया था और उसे आज भी याद है। वो तो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि कुछ ही देर में बेहोश हो गई थी, क्योंकि वह तो अविनाश से भी डरती थी और जब उसकी आंखें खुली थी तो अपने कमरे में बेड से बंधी हुई थी और 2 हफ्ते तक बेचारी के पैर जंजीर से बांधे गए थे, जिसकी वजह से उसे अविनाश पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल तो कर रहा था कि अविनाश आए और जाह्नवी यही खिड़की से उसे धक्का देकर बाहर फेंक दे ताकि उसे भी तो पता चले कि आखिर डर क्या होता है। लेकिन अफसोस जाह्नवी में ना कल हिम्मत थी ना आज, बस सपनों में ही वो बहुत बड़ी गुंडी बन सकती थी और किसी से भी लड़ सकती थी और उन्हें टॉर्चर कर सकती थी, लेकिन असलियत में तो वो छोटे से पप्पी तक को नहीं डरा सकती थी, क्योंकि खुद उसे कुत्तों से डर लगता था और छोटे पप्पी को देखते ही वो तो ऐसे भागती थी जैसे उसके पीछे कोई शेर पड़ गया हो। कुछ ही देर में अविनाश जाह्नवी को अपने साथ सबसे कोने वाले कमरे में ले आता है, जहां पर एक आदमी बंधा हुआ था जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ, ऊपर के कपड़े गायब थे, जिससे उसके चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे कि उसे कितनी बार हेमी से मारा गया है। और उसके दोनों हाथ रसिया से खंभे में बंधे हुए थे जिसके सहारे वो खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, जो कुछ तो ताजे लग रहे थे और कुछ 1-2 दिन पुराने लग रहे थे। उसे बेचारे की हालत देखकर तो किसी को भी उसे पर दया आ जाएगी। जाह्नवी उसे देख एकदम से घबराते हुए जोर से चिल्लाती है और फिर जल्दी से अविनाश के सीने से लगाते हुए कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और घबराई हुई आवाज में कहती है, हब्बी। वही अविनाश जाह्नवी को इतना घबराते देख जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिससे जाह्नवी अजीब सा मुंह बनाते हुए अविनाश की पीठ पर मुक्का मारते हुए कहती है, सच में तुम बहुत बुरे हो। वही अविनाश को भी जाह्नवी पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि सच में वो बहुत ज़्यादा ही मासूम थी और उसकी वो मासूमियत अविनाश ने पहली बार इतने करीब से देखी थी। अविनाश मुस्कुराते हुए जाह्नवी के माथे पर प्यार से किस करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा ही शरारती होती जा रही हो जान। तो जाह्नवी भी अविनाश पर अपनी मासूमियत का जादू चलते हुए कहती है, प्लीज़ हब्बी चलो ना यहाँ से, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और फिर अपने सर को पकड़ते हुए बेहोश होने का नाटक करते हुए कहती है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं और यहाँ पर ब्लड की बहुत ही गंदी स्मेल भी आ रही है, मेरा तो दम घुट रहा है। ये बोल जाह्नवी अपने दोनों हाथ नाक पर रख लेती है और अविनाश के ऊपर गिरने का नाटक करती है, लेकिन तभी अविनाश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और वह एकदम से कहता है, चूहा। जिसे सुन जाह्नवी की तो सारी नौटंकी एक पल में गायब हो जाती है और जो उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थी वह एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह एकदम से घबराकर आयुष्मान पर ही चढ़ते हुए अपने दोनों हाथ अविनाश की बाहों में और पैर उसकी कमर पर लपेटे हुए कहती है, कहाँ है चूहा, कहाँ है चूहा, मुझे चूहे से डर लगता है, भागो यहाँ से। और फिर अविनाश पर चढ़े चढ़े ही नीचे इधर उधर देखते हुए कहती है, दिख नहीं रहा, कहाँ है चूहा, कहीं वापस तो नहीं चला गया। लेकिन तभी अविनाश अपनी कड़क और सर्द आवाज में कहता है, इतनी जल्दी तुम होश में कैसे आ गई जान। ये सुनकर जान भी एकदम से हड़बड़ा जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अविनाश ने उसे बेवकूफ़ बनाया। अब तो उसकी बिल्कुल रोती हुई शक्ल बन जाती है। वही अविनाश भी तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है तुम्हारी पनिशमेंट डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही नॉटी होती जा रही हो। और अब क्या मेरे ऊपर ही चढ़ी रहोगी या फिर उतारने के लिए भी तुम्हें कुछ चाहिए। तो जाह्नवी एकदम से अविनाश से दूर हो जाती है। वहीं अविनाश अपनी सर्द नज़रों से अपने सामने बंधे हुए आदमी को देखता है और फिर उसकी नज़रें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं।
वही कमरा के बाहर खड़े गॉड्स अब अंदर आ चुके थे और आते ही वो एक लकड़ी की बड़ी सी कुर्सी लाकर रख देते हैं जिस पर अविनाश बिल्कुल किसी राजा की तरह बैठ जाता है और उसके चेहरे के भाव इतने कठोर और उसकी गुस्से से भारी लाल आंखें जिन्हें देखकर तो कोई भी एक पल में ही बेहोश हो जाता और उसका ऐसा अवतार मानो जैसे साफ साफ नर्क का यमराज और उसका ऑरा बिल्कुल भयानक कि तभी उसके सामने सामान से भरी एक टेबल भी रख दी जाती है। वहीं जानवी डरी सहमी सी खड़ी थी, अजीब नजरों से सामान को देख रही थी और मन ही मन कहती है यहाँ पर क्या रामलीला होने वाली है जो तीर धनुष इतने बड़े बड़े लाए गए हैं। जानवी कंफ्यूजन से अविनाश की तरफ देखते ही वाली थी कि तभी एकदम से वहां की रोशनी बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, इतनी कि हम बस कमरे में कुछ चीजों को ही देख पाए जिसकी वजह से जानवी अविनाश का चेहरा भी नहीं देख पा रही थी कि तभी अविनाश की बर्फ सी ठंडी आवाज जानवी के कानों में पड़ती है, जान तुम जाना चाहती थी ना, यहाँ से तो चलेंगे, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो बस खेल शुरू हुआ है। ये बोल वह सामने देख तिरछा मुस्कुरा देता है जिसमें वो बिल्कुल कहर लग रहा था। वही जानवी कंफ्यूजन से कहती है मतलब खेल शुरू हुआ है, मतलब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट या तो खुद मेरा टारगेट बन जाओ या फिर तुम किसी और को अपना टारगेट बना। लेकिन अभी भी जानवी कंफ्यूज थी ये किस टारगेट की बात कर रहा है कि तभी सामने बेजान लड़के हुए आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है जिससे अब जानवी सामने देखती है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। उसे आदमी के चेहरे पर कई सारे छोटे थे लेकिन उसके बावजूद भी जानवी उसका चेहरा बहुत अच्छे से पहचान रही थी और फिर कैसे नहीं पहचानती इतने बड़े धोखेबाज का चेहरा जिसने उसकी जिंदगी में जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, दोस्ती के नाम पर पीठ पर खंजर से वार किया था और उसे देखकर तो जानवी का दिल खुद ही कर रहा था कि अभी के अभी जाकर उसका टैटवा दबा दे, जिसकी वजह से जानवी के होठों पर उसका नाम अपने आप ही आ जाता है, अर्थ जिसे सुन अविनाश की मुठियां काश जाती हैं और इसके इमोशनलेस चेहरे पर भाव तो नहीं थे लेकिन आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं था कि जानवी अपने इन प्यारे होठों से किसी और का नाम ले, इसीलिए शायद उसकी जलन भी उसके गुस्से में झलक रही थी जिसकी वजह से उसका चेहरा और भी ज्यादा क्रूएल लग रहा था। और अच्छा ही हुआ कि कमरे की रोशनी कम थी, नहीं तो जानवी उसका ये रूप देखकर तो दोबारा से भगवान के पास ही चली जाती। क्या हुआ जान, कुछ याद आ रहा है? तो जानवी की आंखें छोटी हो गई और वह अजीब सा मुंह बनाकर बोले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए। ये सुन अविनाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कुछ इशारा किया जिससे कुछ गार्डों ने खारे पानी से भारी ठंडी बाल्टी ले जाकर अर्थ के ऊपर उड़ेल दी जिससे अर्थ जो अभी बेहोश था वह एकदम से अपने जख्म पर नमक का ठंडा पानी पड़ते हुए ही मानो दर्द से छटपटे हुए जोर की चीज के साथ होश में आता है और फिर वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है तो उसे सामने कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है और कुछ देर बाद उसे क्लियर दिखाई देने लगता है और उसे इस काम रोशनी में भी सामने बैठे लोग क्लियर दिखाई दे रहे थे क्योंकि अर्थ यहाँ पर 3 दिनों से कैद था जिसकी वजह से उसे आदत पड़ गई थी इतनी कम रोशनी की। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अविनाश से हटकर सीधे जानवी पर जाती है तो उसकी आंखों में एक चमक से आ जाती है मानो जैसे यहाँ से निकलने का उसे एक जरिया मिल गया हो। और क्योंकि अगर अविनाश की कोई खिलाफ जा सकता था तो इस समय जानवी ही थी जो उसे अविनाश की कैसे निकाल सकती थी और वह बहुत अच्छे से जानता था कि जानवी उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है और जब वो उसे बताए कि उसने उसके लिए कितना टॉर्चर शाह है तो वह उसकी मदद करने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी। और अविनाश से उसे बचा ही लगी, इसीलिए इतना पीटने के बावजूद भी अर्थ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई जिससे उसके चेहरे पर लगे चोटों की वजह से उसे थोड़ी तकलीफ हुई लेकिन साथ ही सुकून भी था। और वो अविनाश को ऐसे देख रहा था मानो जैसे वह खुद ही उसे अपने हाथों से आज़ाद करने के लिए मजबूर हो जाएगा, वह भी सिर्फ और सिर्फ जानवी के लिए। जब वो जानवी को उसकी सारी करतूतें बताया कि उसने उसे कितना टॉर्चर किया क्योंकि उसने उसकी मदद की तो जानवी जरूर उसकी मदद करेगी और उसे यहाँ से निकलवाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, इसलिए अर्थ अपनी दर्द भरी और बेबस सी आवाज में जानवी का नाम लेता है, नवी, जिससे अविनाश और जानवी दोनों के कानों में ये नाम पड़ता है। भले ही उसने धीरे कहा था लेकिन इस बंद कमरे में उन दोनों को बहुत ही अच्छे से उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। अविनाश जानवी को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है तो जान यू आर टारगेट और यू आर इक्विपमेंट। ये बोल वह टेबल की तरफ इशारा करता है जहां पर कई सारे तीर रखे हुए थे और एक बड़ा सा धनुष और वहीं पर एक बोतल में लिक्विड और कुछ फल और थोड़े अखरोट एक बकेट में रखे थे कि तभी अविनाश अपनी पॉकेट से भी एक गन निकलकर सामने टेबल पर रखता है और मुस्कुराते हुए अविनाश की तरफ देख कहता है एंड माई इक्विपमेंट आर यू माई टारगेट। अविनाश की लास्ट वाली लाइंस जानवी एकदम से काम जाती है और घबराते हुए कहती है मैं तुम्हारा टारगेट हूं, क्या तुम मुझे शूट करना चाहते हो इस गन से? यह बोल जानवी गन की तरफ देखती है तो अविनाश प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है नो जान, किसने कहा कि मैं तुम्हें शूट करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग के ऊपर एक और छोटा सा दिमाग रखकर, मतलब ये बोल वही टेबल पर रख अखरोट में से एक अखरोट निकालकर जानवी के सर पर रखते हुए कहता है मैं तो इसकी बात कर रहा था, कितना मजा आएगा ना इस शूट करने में। अविनाश की बातें सुन तो अब जानवी को सच में ही चक्कर आने लगे थे। वो अखरोट का साइज देख रही थी जो कि बहुत ज़्यादा ही छोटा था और अगर अविनाश ने ज़रा सी भी कोई को चुक की तब तो सीधे उसकी खोपड़ी जाती। इस ख्याल से ही जानवी इतनी ज़्यादा घबरा गई, एकदम से चिल्लाई बिल्कुल भी नहीं, मुझे टारगेट नहीं बना। जानवी का नया रूप। जानवी के यूं चिल्लाने से अविनाश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वही जानवी अविनाश से 2 कदम पीछे होते हुए कहती है
तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, तुम मुझसे क्या प्यार नहीं करते जो हमेशा ही मुझे परेशान करते हो। वही अविनाश के चेहरे के भाव अभी भी सर्द थे, लेकिन अर्थ जो वहां लटका हुआ था वह जाह्नवी को देख मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही, वह तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वह एक जानवर है, जानवर अगर उसका बस चले तो वह किसी को भी जान से मार दे, उसकी नज़रों में किसी की कोई कीमत नहीं। वही जाह्नवी की आंखें नम हो चुकी थी, उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। वो अर्थ की तरफ देखती है जो उसे अविनाश के खिलाफ भड़का रहा था, जिसे देखकर तो उसे वैसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उसके कहे शब्द सुनकर वह अविनाश की तरफ देखती है जिसके चेहरे के भाव हमेशा की तरह पत्थर वाले थे, बिल्कुल कठोर और सर्द, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी क्यों पर जाह्नवी के दिल में एक दर्द की लहर दौड़ जाती है, जिसे जाह्नवी गुस्से में तिलमिला जाती है और वह अविनाश के कलर को पकड़ अपनी ओर खींचते हुए कहती है, जान जान कहकर जान लेने की प्लानिंग कर बैठे तुम, ठीक है ले लो मेरी जान, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। अविनाश बिना किसी भाव के सर्द लहजे में कहता है, जान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे गिरेबान को इस तरह पकड़े, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। ये बोल अविनाश जाह्नवी के हाथ अपने कॉलर से झक देता है। वही वो सब गार्ड जो अविनाश के थे वह तो जाह्नवी की ऐसी हरकत देख एकदम से घबरा जाते हैं, और मन ही मन उन्हें जाह्नवी के लिए डर भी लग रहा था कि उसका क्या होगा, वो तो जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि आज तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अविनाश को हाथ भी लगा सके, और जाह्नवी तो सीधे उसके गिरेबान तक पहुंच गई थी। लेकिन उन लोगों को झटका तो तब लगा जब वह अविनाश को देखते हैं जो अब नॉर्मली पहले की तरह ही था, इसीलिए उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि अब तक किसी ने अविनाश के गिरेबान पर हाथ डाला हो और अगले पल सांस लेता नजर आए, ये तो इम्पॉसिबल था। लेकिन जाह्नवी तो बिल्कुल सही सलामत थी, उल्टा उसे तो एक खरोच तक नहीं आई थी, ऊपर से सन की अविनाश जो छोटी छोटी बातों पर सड़क जाता था, ना वह भड़का ना उसने यहाँ तहलका मचाया, बल्कि अभी भी सब कुछ शांत था। अविनाश जाह्नवी को खींच अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, जान तुम अपने छोटे से दिमाग से कुछ ज्यादा ही सोचती हो, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो जाह्नवी अपनी नम आंखों से अविनाश को देखते हुए अपने आंखों से मोटे मोटे आंसू बहते हुए बच्चों की तरह कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब तो वही था ना, आखिर कौन भला इस छोटे से अखरोट किसी इंसान पर रखकर निशाना लगाए, वह भी इस बंदूक से, तो भला क्या वह इंसान जिंदा रह पाएगा, आखिर एक टूसा तो है। ये बोल जाह्नवी अपने हाथ में पड़े अखरोट को अविनाश के सामने कर देती है। जाह्नवी की मासूमियत देख सच में अविनाश को अब हंसी आ जाती है कि सच में उसकी प्यारी सी इनोसेंट वाइफ कितनी ज्यादा ही इनोसेंट है। वह ये सोचकर घबरा गई कि मैं इस अखरोट को शूट नहीं कर पाऊंगा और उसे शूट कर दूंगा। अविनाश प्यार से जाह्नवी के गालों पर किस करते हुए कहता है, तुम ना सच में बिल्कुल बुद्धू की बुद्धू भी हो। लेकिन जाह्नवी तो अभी भी अविनाश की बात समझ नहीं पाती, और वह अभी भी अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहा रही थी। वही वो गार्ड जो अभी हैरान थे, अब तो बिल्कुल सदा में जा चुके थे अपने बॉस की ऐसी हरकत देखकर, जो किसी शैतान से कम नहीं था। वह असल में अपने गोद में एक लड़की को ऐसे लेकर बैठा था जैसे वो कोई बच्ची हो जिसे दुनियादारी की कोई समझ ना हो। वहीं दूसरी तरफ अर्थ जो जाह्नवी को अपनी साइड करने के चक्कर में था, वह खुद सदमे में था जाह्नवी को अविनाश के साथ देखकर, और सदमा तो उसे तब लगा जब जाह्नवी अविनाश की गोद में थी और वो बिल्कुल चुपचाप किसी मासूम बच्चे की तरह आराम से बैठी थी, जबकि उसे तो चिक चिल्लाकर यहाँ तहलका मचा देना चाहिए था और अविनाश को पागल कर देना था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था, क्योंकि जहाँ तक वह जाह्नवी को जानता था वह अविनाश को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसे इतनी नफरत करती थी कि उसके छूने से भी उसे घिन आती थी। लेकिन उसकी आंखों के सामने चल रहा नजारा तो उसकी सोच से बिल्कुल हटके था। अब तो अर्थ को भी थोड़ा घबराहट हो रही थी कि जाह्नवी उसकी मदद करेगी या नहीं यहाँ से निकलने में, क्योंकि वह अच्छे से जानता था अगर वो एक दिन और यहाँ रहा तो शायद जिंदा ना रहे, क्योंकि अविनाश के आदमियों से टॉर्चर कर करके ही मार देंगे। 2 दिनों से उन लोगों ने उसे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हर तरह का टॉर्चर वो सहकर अंदर तक सहम चुका था, और वही टॉर्चर दोबारा सहने की उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बस इस उम्मीद से वो अब तक खुद को दिलासा दे रहा था कि जाह्नवी उसे बचा लेगी, लेकिन अब उसकी आंखों में वो उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही थी। लेकिन फिर भी उसने खुद को फिर से दिलासा दिया कि नहीं, जाह्नवी उसे जरूर बचाएगी। और वैसे भी जाह्नवी तो अविनाश से नफरत करती है, वह जरूर उसके साथ अभी इसीलिए होगी ताकि वह मुझे यहाँ से निकल सके। हाँ ऐसा ही होगा, आखिर मैं उसका इतना अच्छा दोस्त हूँ, तभी तो वह अविनाश के साथ यहाँ पर आए है और वह अविनाश के साथ बस नाटक कर रही है। अर्थ खुद को ही दिलासा देकर खुद को शांत करता है और अपने चेहरे पर बिल्कुल दर्द और मुरझाए हुए एक्सप्रेशन के साथ खुद को ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे वह बहुत ही बेबस लाचार हो। वही अविनाश जाह्नवी के हाथ में धनुष देते हुए कहता है, जान मुझे लगता है कि यह ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो इस छोटे से अखरोट से ही इतना डर गई हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम सेकंड ऑप्शन के लिए सूटेबल हो, तो तुम्हारे लिए फर्स्ट ऑप्शन ही इस सूटेबल रहेगा। ये बोलते हुए अविनाश जाह्नवी की गर्दन को चूम लेता है, जिसे जाह्नवी जो अभी अपनी नौटंकी करने में बिजी थी बिल्कुल बच्चों की तरह, वह अविनाश की इस हरकत से एकदम से शॉक हो जाती है जब उसे अपनी गर्दन पर अविनाश के ठंडे होठों की छुवन महसूस होती है। और वो एक तट तक अविनाश को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे जाह्नवी अपनी आंखें छोटी कर मन ही मन कहती है, सच में इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। और फिर मुंह बनाते हुए जल्दी से अविनाश की गोद से उठाते हुए सामने देखती है जहां अभी अर्थ बेबस बेजान सा लटका खड़ा हुआ था।
वह जानवी को देख अपनी बेबस और दर्द भरी आवाज के साथ कहता है, जानवी मुझे बचा लो, प्लीज हेल्प मी, मुझे बचा लो, यह अविनाश मुझे मार देगा। जिस तरह इसने तुम्हें कैद करके अपने पास रखा है, इस तरह इतने मुझे भी यहाँ बहुत टॉर्चर किया, इतने बहुत तकलीफ दी मुझे, प्लीज जानवी मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और फिर अपनी नम आंखों से जानवी को देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में बहुत ज्यादा बेबस हो और दर्द में, जिसे देख एक पल के लिए जानवी को पिछले जन्म की कुछ यादें याद आ गई। ऐसे ही पहले भी अर्थ का हाल था। उसे समय तो अविनाश खुद ही जानवी के सामने अर्थ को टॉर्चर कर रहा था ताकि जानवी उसकी बात मान ले और उससे शादी कर ले, लेकिन जानवी ने अविनाश की एक नहीं सुनी, उल्टा वह तो अर्थ की हालत का जिम्मेदार उसे मनकर उसे और भी नफरत करने लगे कि वह उसके दोस्त को इतनी बुरी तरह से इसलिए मार रहा है और टॉर्चर कर रहा है क्योंकि उसने उसकी मदद की। उसके बाद जानवी चोरी छुपे अर्थ को यहाँ से निकालने के लिए रात को आई थी, वह भी अविनाश के गार्ड की नजरों से छुपाते छुपाते, और उसने अर्थ को आज़ाद कर दिया था। उसके बाद अर्थ ने उसे अविनाश के खिलाफ बहुत भड़काया और जानवी ने उसके कहे हर एक शब्द सुन उसे सच मान बैठी। लेकिन तभी अविनाश अपने गार्डों के साथ वहां आ गया था और जानवी को रंगे हाथ पकड़ उसे अपने साथ घसीटते हुए वापस ले गया था। लेकिन अर्थ ने पहले ही जानवी के दिमाग में बहुत कुछ भर दिया था और साथ ही उसने जानवी को एक तरीका बताया था अविनाश को ब्लैकमेल करने का, ताकि जानवी उसे यहाँ से निकल सके। उसके बाद जानवी ने भी वही किया जो अर्थ ने कहा था कि अगर उसने अर्थ को जाने नहीं दिया तो वह खुद को चोट पहुंचाएगी, और उसने उसके एक चाकू लेकर सीधे अपने हाथ के ऊपर रख लिया। लेकिन अविनाश जब उसकी बात नहीं मान रहा था तो जानवी ने अपने हाथ को चाकू से काट लिया, जिससे उसका खून बिल्कुल पानी की तरह बहने लगा, जिसे देख अविनाश बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। और वही जानवी अविनाश की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और मजबूरन अविनाश को जानवी की सारी बातें माननी पड़ी और अर्थ को यहाँ से जाने देना पड़ा। ये सब याद आते ही जानवी की आंखें लाल हो गई और वह गुस्से से तिल मिलते हुए मन ही मन बोली, सच में कितना कह, एक तरफ मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड कहता था और दूसरी तरफ मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अभी भी मुझे इस्तेमाल करने की सोच रहा है। लेकिन अब मैं पहले वाली जानवी नहीं रही जो कभी भी किसी की भी बातों में आ जाती थी। लेकिन आज तो तू मेरा असली रूप देखेगा अर्थ, जो तुमने मेरे साथ किया आज मैं उससे सबका एक एक कर हिसाब लूंगी, क्योंकि अब मैं सबकी सच्चाई जानती हूँ कि कौन मेरा अपना और कौन पराया है। और फिर सामने टेबल से एक तीर उठाते हुए वह अपने धनुष में लगाकर सीधे अर्थ के ऊपर निशान लगाती है, जो देख अर्थ की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। लेकिन उसे भी अभी भी उम्मीद थी कि जानवी उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसीलिए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी, जिससे वह अविनाश को देख रहा था जैसे आंखों ही आंखों में कह रहा हो, देख लेना, हाथ में पता चल जाएगा कि जानवी किसकी साइड है, मेरी है तुम्हारी। कि तभी एक दर्द से भारी चीज पूरे रूम में गूंज उठती है और अर्थ के सीधे एक बाजू के ऊपर तीर जाकर लगा था और उसके हाथ में बेतहाशा दर्द हो रहा था, जैसे उसका हाथ किसी ने काट कर अलग कर दिया हो उसके शरीर से, क्योंकि जो तीर जानवी ने अर्थ पर चलाया था वह तीर लिक्विड में भीगा हुआ था, जो अगर किसी भी इंसान के चोट पर लगाया जाए तो उसे इतना दर्द होता है कि उसे जिंदगी से ज्यादा मौत अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उसका दर्द सह नहीं जाता। वही जानवी एक के बाद लगातार बिना पल के झपके ही अविनाश के ऊपर तीर पर तीर चला रही थी, जिससे अविनाश की चीज अब पूरे रूम में ऐसे गूंज रही थी जैसे वह अगले ही पल मर जाएगा। वही पीछे खड़े गांध तो अवनी का ये रूप देख मानो खुद ही घबराकर कुछ कदम पीछे हो गए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी ये नाजुक सी प्यारी मासूम दिखने वाली लड़की इतनी क्रूएल भी हो सकती है। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और साथ ही उन सबको तो अब अर्थ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। एक तो बेचारे को 2 दिन तक उन लोगों ने मिलकर उसकी अच्छी खासी खातेदारी की और उसे अधमरा कर दिया, और अब ये लड़की उस अधमरे इंसान को इस तरह से टॉर्चर कर रही थी जिसके दर्द को सहने से अच्छा लोग मरना पसंद करते हैं। वहीं अब अर्थ के सांस अट चुकी थी, उसके मुंह से अब एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थी, उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा था जैसे अगले किसी भी पर वह मर जाएगा। उसकी आंखें धीरे धीरे कर आधी से ज्यादा बंद हो चुकी थी। वहीं अब तक तीर भी खत्म हो चुके थे, लेकिन जानवी की आंखों की नफरत अभी भी पहले के जैसी थी, मानो जैसे आज वो अर्थ की जान ही ले लेना चाहती हो। वही अविनाश बिना किसी भाव के अभी भी अपनी आंखों से ये नजरा देख रहा था। उसे तो लगा था कि जानवी उसके साथ जो नाटक कर रही है वह अब तक खत्म कर देगी, लेकिन उसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जानवी सच में अर्थ की जान लेने तक को तैयार हो जाएगी। वो कभी जानवी को देखा तो कभी अधमरी हालत में पहुंचे अर्थ को, जो शायद मरने ही वाला था। अविनाश अब जानवी को रोकते हुए कहता है, बस इतना काफी है, और फिर वह अपने गार्डों की तरफ इशारा कर सकता है और फिर जानवी को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। वही जानवी की आंखें अभी भी लाल थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, जिसे अविनाश ने भी अच्छी तरह से नोटिस कर लिया था, क्योंकि जब से जानवी अर्थ पर तीर चला रही थी तब से वह बस जानवी को ही नोटिस कर रहा था। इसके भाव बस से बदतर होते जा रहे थे अविनाश की हालत देखकर, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी अर्थ के लिए दया नजर नहीं आ रही थी, बल्कि एक अजीब सी नफरत उसे नजर आई थी, जिससे अविनाश का भरोसा कहीं ना कहीं जानवी के लिए पक्का होता जा रहा था। वह जानवी को वापस से मेंशन में ले आता है। वही जानवी अभी भी अविनाश के सीने से लगी उसकी बाहों में थी।